तो गाइज अब हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट एवेल्युएशन के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, और जो सबसे सिंपल भी है वो हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोपी है। ये हमारे पास फंडस और दूसरी ओपेसिटीज़ देखने के लिए क्या यूज़ होता है, जो हमारे पास ओकुलर मीडिया में बन रही होती है। ये हमारे पास बाबेज ने जो है 1848 में इन्वेंट किया था, लेकिन हमारे पास वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है 1850 में इसे दोबारा री इन्वेंट किया था, और वहाँ से हमारे पास इसका जो है यूज़ हमारे पास शुरू हो चुका था। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जामिनेशन मेथड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, दूसरा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्मल ऑप्थेल्मोस्कोप से परफॉर्म की जा रही होती है। दूसरी इसमें मोनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, और हमारे पास बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए परफॉर्म की जा रही होती है। सबसे पहला हमारे पास डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी परफॉर्म करने से पहले क्या है परफॉर्म करनी चाहिए, इससे हमारे पास काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है कि सेमी डार्क रूम में जो है हमने 20 से 25 सेंटीमीटर के फासले पे पेशेंट की आई पे हमने क्या लाइट डालनी है, ठीक है, जिससे हमारे पास एक रेड ग्लो नजर आएगा, ठीक है, पिपिलरी एरिया में। इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास ये होंगी कि हमारे पास अगर कोई भी ओपेसिटी हो रिफ्रैक्टिव मीडिया में, तो हमारे पास एक ब्लैक शेडो जो है रेड ग्लो में नजर आएगा, और उस ओपेसिटी की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या हमें थोड़ा सा जो है पैरालैक्टिक डिस्प्लेसमेंट क्या करनी होती है, ठीक है, थोड़ा सा जो है इस ऑप्थेल्मोस्कोप की पोजीशन को क्या हमने चेंज करना होता है। और साथ में हमारे पास पेशेंट भी क्या अपनी आई को अप और डाउन मूव करेगा, जबकि एग्जामिनर हमारे पास प्यूपिलरी ग्लो को क्या ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब वो ओपेसिटीज जो कि हमारे पास इन फ्रंट ऑफ प्यूपिलरी प्लेन बनेगी वो हमारे पास स्टेशनरी होंगी, ठीक है, और जो हमारे पास बिहाइंड बन रही होती है, ठीक है, वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव भी करेंगी, और जो इन फ्रंट होती है वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन ये है कि मोल एंड होल ऑफ आइरिस में क्या डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। मोल हमारे पास उस तिल को कहते हैं, ठीक है, हमारे पास बाज़ औक़ात के आइरिस के ऊपर भी ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास एक ब्लैक स्पॉट हमारे पास क्या नजर आता है, ठीक है, ऑब्लिक इल्यूमिनेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमारे पास ये जो मोल है ये आपके पास ब्लैक नजर आएगा, लेकिन हमारे पास आइरिस अगर होगा, ठीक है, आइरिस के अंदर होल होगा, तो हमारे पास रेड रिफ्लेक्स उसी के अंदर से हमें क्या नजर आ रहा होगा। हमारे पास कोई डिटैच रेटिना हो या आपके पास कोई ट्यूमर हो जो कि फंडस में हो, तो उसमें हमारे पास एक ग्रेइश रिफ्लेक्स जो है नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक डिटैच रेटिना या आपके पास ट्यूमर की क्या इंडिकेशन दे रहा होता है, फिर फर्दर एग्जामिनेशन से हम इसको क्या कंफर्म करेंगे। अब हमारे पास डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, हमारे पास मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस मेथड है, ठीक है, रूटीन फंडस एग्जामिनेशन के लिए। इसकी ऑप्टिक्स हमारे पास जो है वॉन हेल्महोल्ट्ज़ ने जो है इंट्रोड्यूस कराई थी। इसकी ऑप्टिक्स में हमारे पास एक कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट जो है हमारे पास पेशेंट की पिपल में क्या डायरेक्ट कराई जाती है, इंटर कराई जाती है, ठीक है, वो हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए कराई जा रही होती है, ठीक है। इधर ये हमारे पास एक डॉटेड लाइंस में क्या शो किया हुआ है, ठीक है, डायग्राम से ज़्यादा आपको इसकी थ्योरी में ही आपको ये सारा समझ आ जाएगा। फिर ये जितनी भी इमरजेंट रेज है आपके पास क्या जो कि पेशेंट की फंडस से हमारे पास क्या ऑब्जर्वर की रेटिना पे आ रही होती है, ये हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोप के होल से आपके पास क्या ऑब्जर्वर को विजिबल होगी, ठीक है, जिस तरह हमारे पास रेटिनोस्कोप में विजिबल होती थी। तो यही हमारे पास इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ये इमरजेंट रेज जो आपके पास पेशेंट की आई से आ रही होती है, ये हमारे पास पैरेलल होती हैं, और हमारे पास एक ई मेट्रोपिक ऑब्जर्वर की रेटिना पे हमारे पास क्या प्लेस होंगी, ठीक है, और उसे ये क्या जो है रिफ्लेक्स नजर आएगा, ठीक है, उस वक्त जब आपके पास अकोमोडेशन रिलैक्स होगी। हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट में हमारे पास ये जो इमरजेंट रेज हैं आपके पास जो कि पेशेंट की रेटिना से आ रही होती है, ये हमारे पास थोड़ी सी डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या कन्वेक्स लेंस जो हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोप में होते हैं उसका थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है। मायोपिक पेशेंट में हमारे पास जो इमरजेंट रेज आ रही होती है वो थोड़ी सी कन्वर्जेंट होती हैं, ठीक है, इसलिए उसको ऑब्जर्वर के रेटिना पे फोकस कराने के लिए हमारे पास कनकेव लेंसेज का यूज़ किया जाता है, या हमारे पास जीरो लेंस पे रखा जाता है। पेशेंट या ऑब्जर्वर में से हमारे पास कोई भी एमेट्रोपिक है या आपके पास उनके आई में रिफ्रैक्टिव एरर है, तो हमारे पास करेक्टिंग लेंस का यूज़ करना क्या ज़रूरी है, ताकि आपके पास पेशेंट और ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो मैच करे, ताकि हमारे पास ऑप्थेल्मोस्कोप का सही व्यू जो है अटेन हो सके। अब जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वो इमेज हमारे पास इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, और हमारे पास 14 to 15 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, ई मेट्रोप्स में, और ये ज़्यादा आपके पास मैग्नीफाई होगी मायोप्स में, और हमारे पास हाइपर मेट्रोप्स में थोड़ी सी कम मैग्नीफाई होगी। अब ये 14 to 15 टाइम्स किस तरह हमारे पास मैग्नीफिकेशन के आई में प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमारे पास कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दी मैं, ठीक है, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ अगर कल को एमसीक्यूज में आए, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंट की आई और ऑब्जर्वर की आई में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जो कि नॉर्मली होता है, तो आपने इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है, और इसको हमने क्या डिवाइड कर देना है, हमारे पास जो फोकल प्लेन होगा नॉर्मली हमारे पास 17 क्या ये कंसिडर होता है, ठीक है, अगर कोई और हो तो उस पर आपने इसको सिंपली डिवाइड कर देना है, तो उससे हमारे पास 14.9 यानी 15 टाइम्स मैग्नीफिकेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास फील्ड ऑफ विजन है, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में, तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ विजन होता है डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमारे पास काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन के मुकाबले में, और ये जिन फैक्टर से हमारे पास इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू आपके पास उसमें पहले आपके पास पीपल साइज है कि जितना आपके पास पीपल साइज बड़ा होगा उतना हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू भी के ज़्यादा अटेन होगा। सेकंड ये कि पेशेंट की एक्सियल लेंथ के साथ भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड आपके पास क्या ये आपके पास जो पेशेंट और ऑब्जर्वर की आई के बीच में जो डिफरेंस है उसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जितना आपके पास डिस्टेंस कम होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू जो है आई में ज़्यादा अटेन कर सकते हैं, इसीलिए कि
पेशेंट के जितना क्लोज हो सके क्या उतना क्लोज जाना चाहिए, ठीक है। यूजुअली जो है इतना क्लोज कि हम उसकी आई ब्रो पे जो है रेस्ट कर रहे होते हैं अपने ऑप्थेल्मोस्कोप को। लास्ट में ये कि जितना आपके पास ऑप्थेल्मोस्कोप का होल साइज जो है स्मॉल होगा उतना आपके पास फील्ड ऑफ विजन जो है वो आपके पास बेटर रहेगा। टेक्निक हमारे पास डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की है कि सेमी डार्क रूम में जो है हमने परफॉर्म करना है, पेशेंट ने जो है डायरेक्टली आई में पहले के ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वर जो है या तो बैठ के भी परफॉर्म कर सकता है या स्टैंडिंग पोजीशन में भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन एक साइड पे, ठीक है। पेशेंट की आई से थोड़ा सा साइड व्यू पे आके क्या ये परफॉर्म करेगा। राइट आई को राइट से और लेफ्ट को लेफ्ट से ऑब्जर्व करना है, लेकिन ये हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ऑब्जर्वर ने जो है ऑप्थेल्मोस्कोप की लाइट को पेशेंट की प्यूपिल में डायरेक्ट कराना है, ठीक है। और जब हमारे पास रेड रिफ्लेक्स एक बार ऑब्जर्व हो जाए तो ऑब्जर्वर ने जो है आई के क्लोज जाना है, इतना क्लोज जितना कि हमारे पास जो है आई ब्रो पे क्या अगर रेस्ट करवा सके, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप को, तो ज़्यादा बेटर है। इधर थ्योरेटिकली भी लिखा हुआ है कि एट द इंटीरियर फोकल प्लेन ऑफ द पेशेंट आई, यानी 15.4 mm फ्रॉम द कॉर्निया, जितना क्लोज हो सके उतना पॉसिबल है। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा भी, ठीक है, कि जितना आपके पास क्लोज जाएंगे, ठीक है, उतना हमारे पास फील्ड ऑफ विजन भी ज़्यादा ऑब्टेन होगी। फिर डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में हमारे पास जो प्लस एंड माइनस हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है, रेस कॉस डिस्क के जरिए हमने क्या उसको चेंज करना है ताकि हमारे पास पेशेंट और ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव एरर जो है मैच कर जाए। ये प्लस और माइनस हमने कितना रखना होता है, ये हमारे पास पेशेंट के रिफ्रैक्टिव एरर, एग्जामिनर के रिफ्रैक्टिव एरर, और साथ में हमारे पास जो अकोमोडेशन कॉज हो रही होती है आई में, ठीक है, और हमारे पास एग्जामिनेशन डिस्टेंस कितना है, इन बातों पर क्या डिपेंड करेगी। एक बार जब रेटिना हमारे पास फोकस हो जाए तो फिर हमने फर्दर डिटेल्स को देखना है, जिस तरह की डिस्क हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, ठीक है, और जनरल बैकग्राउंड ऑफ मैकुला हमारे पास कितना है, ठीक है। वेरियस एलिमिनेशन ऑप्शंस भी हम क्या यूज़ कर सकते हो, वेरियस अपर्चर्स जो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में होते हैं उनको भी क्या हम यूज़ करके अच्छे तरीके से जो है फंडस की एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम जो है डायग्राम फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने जो जो ऑब्जर्व किया वो हम क्या अपने पास नोट कर लेते हैं। अब हमारे पास मोनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है, तो इसके हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे, जिस तरह हमारे पास इसकी जो इल्यूमिनेशन रियोस्टेट है वो हमारे पास इसी की बेस में होती है, ठीक है। फोकसिंग लीवर भी हमारे पास इसमें होता है, ठीक है, इमेज रिफाइनमेंट के लिए, और हमारे पास इसमें फिल्टर डायल होते हैं ताकि हम रेड फ्री और येलो फिल्टर्स के जरिए जो है फर्दर क्लियर इमेजेस और हम जो है एग्जामिनेशंस परफॉर्म कर सकें। 4 हेड रेस्ट इसके अंदर होता है हमारे पास, ठीक है, ताकि हमारे पास एक स्टेडी प्रॉपर ऑब्जर्वर हेड पोजीशनिंग क्या अटेन हो सके। आइरिस डायफ्राम लीवर होता है जिससे हम क्या इल्यूमिनेशन बीम डायमीटर को क्या एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी ऑप्टिक्स को देखो तो इसमें हमारे पास एक इंटरनल रिले लेंस सिस्टम होता है जो कि हमारे पास इनिशियली इन्वर्टेड इमेज को हमारे पास री इन्वर्ट करके दे रहा होता है और एक रियल इरेक्ट वन इमेज क्या फॉर्म कर रहा होता है, जिसको फिर हम क्या मैग्नीफाई करके क्या व्यू करेंगे, ठीक है। हमारे पास इमेज को फोकस करने के लिए हमारे पास फोकसिंग लीवर होता है या आई पीस सिस्टम होता है। इसकी इंडिकेशंस हमारे पास क्या है, ऐसे पेशेंट जिनमें हमारे पास क्या है ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू के हमने ऑब्जर्व करना हो, ठीक है, स्मॉल पीपल्स हो, अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन हो, या आपके पास जो है ब्राइट लाइट की तरफ जो है पेशेंट की इनटॉलरेंस हो, जिस तरह के बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में काफ़ी ब्राइट लाइट यूज़ होती है, ठीक है। और 5th नंबर पर अगर हमने बेसिक फंडस स्क्रीनिंग करनी हो। एक्सटेंड ऑफ व्यू हमारे पास ये बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप जितना ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है, 40 डिग्री प्लस व्यू आपके पास प्रोवाइड करता है। पेरिफेरल इक्वेटोरियल रीजन तक हम क्या इससे क्या जो है एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है, रेटिना का। इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये हैं कि ये हमारे पास इंक्रीज फील्ड ऑफ व्यू क्या प्रोवाइड करेगा, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में है। इरेक्ट रियल इमेजिंग क्या प्रोवाइड करता है, जिस तरह हमारे पास डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमारे पास विजिबल होती है। डिसएडवांटेजेस का एक यही है कि स्टेरोप्सिस इसमें क्या मिसिंग होगा आपके पास, ठीक है, इल्यूमिनेशन थोड़ी सी क्या लिमिटेड होती है, मैग्निफिकेशन इसकी फिक्स्ड होगी, और हमारे पास फेयर टू गुड रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है इमेजेस की, यानी इतनी परफेक्ट इमेजेस आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास बाइनोकुलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है जो कि हमारे पास नेजल ने 1864 में क्या इन्वेंट की थी, ठीक है। हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट को एग्जामिन करने के लिए एक बेस्ट मेथड है, ठीक है, काफ़ी यूजफुल मेथड रहा है, ठीक है। स्टार्ट में एग्जामिनर्स के लिए इसको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा क्या डिफिकल्ट था, आजकल भी क्या डिफिकल्ट है। इसकी एग्जामिनेशन जो है आपके पास थोड़ी सी टेक्निक रिक्वायर्ड होती है, लेकिन हमारे पास इससे फील्ड ऑफ व्यू जो है बेहतरीन ऑब्टेन होता है। फुली पोस्टीरियर सेगमेंट को जो है विट्रस समेत जो है एग्जामिन कर सकते हैं। इसकी ऑप्टिक्स को समझे तो इसका ऑप्टिकल प्रिंसिपल ये होता है कि हम आई को जो है हाईली मायोपिक बना रहे होते हैं, और इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग कन्वेक्स लेंस का जो है यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि पेशेंट की आई के सामने रखा जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो इमर्जेंट रेज आ रही होती है फंडस से वो हमारे पास एक रियल इन्वर्टेड इमेज जो है हमारे पास फोकस करा के दे, ठीक है। और ये किस जगह बनेगी, आपके पास लेंस और ऑब्जर्वर आई के बीच में, जिसको फिर हमारे पास स्टडी किया जा रहा होता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एरियल इमेज जो है आपके पास, ये आपके पास क्या लेंस और हमारे पास ऑब्जर्वर आई के बीच में क्या बनेगी। तो ये लेंस हमारे पास यूजुअली इस जगह पे क्या प्लेस किया होता है, ठीक है, ये लेंस हो गया, ये हमारे पास ऑब्जर्वर की आई हो गई, तो इसके बीच में हमारे पास इमेज बन रही होती है। इस ऑप्टिकल सिस्टम में हमारे पास बाइनोकुलरिटी अचीव करने के लिए क्या है, ऑब्जर्वर के इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस को हमारे पास 60 mm से 15 mm तक क्या रिड्यूस कराया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास प्रिज्म्स या मिरर का क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास प्यूपिलरी डायमीटर को क्या है शॉर्ट कर रहे होते हैं।
फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन आपके पास जो है वो मायोपिया में क्या ज़्यादा होगी, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में आपके पास कम होगी। ये सारे कंपैरिजन जो है ईमेट्रोपिक पेशेंट के हवाले से किए जा रहे हैं। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह होगी, तो ईमेट्रोपिया आपके पेशेंट में हमारे पास जो लाइट रेज है वो हमारे पास पैरेलल आ रही होती है, ठीक है, ईमेट्रोपिक पेशेंट की आई से, तो वो हमारे पास कंडेंसिंग लेंस और हमारे पास ऑब्जर्वर के बीच में बनेगी, ठीक है, एक इन्वर्टेड इमेज जो है बनेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कंडेंसिंग लेंस और हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर के बीच में हमारे पास एक एरियल इमेज बनी है जो कि फिर हमारे पास ऑब्जर्व की जाती है। सेकंड, अब हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास इमेज फॉर्मेशन किस तरह होगी, क्योंकि इसमें लाइट रेज हमारे पास डाइवर्जेंट होती है, तो हमारे पास इमेजिनरी इन लार्ज अपराइट इमेज जो है बिहाइंड द आई क्या फोकस हो रही होती है। फिर कंडेंसिंग लेंस की मदद से हमारे पास इसको क्या व्यू किया जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हमारे पास अटेन होती है, ठीक है, तो उसको हमारे पास क्या फोकस कराया जाता है इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, जिसको फिर हमारे पास व्यू किया जा रहा होता है। डायग्राम में भी देख ले कि आपके पास इनिशियली आपके पास इमेज यहाँ बन रही होती है, फिर कंडेंसिंग लेंस की मदद से हमारे पास इसको यहाँ पे प्लेस कराया जाता है। इसी तरह हमारे पास मायोपिक आई में लाइट रेज काफ़ी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, तो हमारे पास इन फ्रंट ऑफ आई क्या इमेज फॉर्म हो रही होती है। फिर हमारे पास कंडेंसिंग लेंस की मदद से जो है इसको विद इन इट्स ओन फोकल लेंथ हमारे पास क्या बनाया जाता है, ठीक है, इस इमेज को, ताकि हमारे पास ये विजिबल हो जाए। अब हमारे पास इस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, तो हमारे पास ये इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। इसकी मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या कन्वेक्स लेंस की डायोप्ट्रिक पावर पर डिपेंड कर रही होती है और इसकी क्या पोजीशन पे कि हमारे पास आई बॉल से कितना हमारे पास दूर है, ठीक है, और हमारे पास आई में रिफ्रैक्टिव एरर कितना है इस बात पे भी डिपेंड कर रही होती है। 5x मैग्नीफिकेशन के लिए आपके पास 13 डायोप्टर का लेंस रिक्वायर्ड होता है। यूजुअली हमारे पास आजकल 20D लेंस यूज होते हैं। एक स्ट्रॉन्गर लेंस की मदद से आपके पास इमेज जो है काफ़ी स्मॉल होगा, लेकिन आपके पास ब्राइट और फील्ड ऑफ विजन जो है ज़्यादा ऑब्टेन हो सकता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है कि हमारे पास ईमेट्रोपिक में, हाइपर मायोपिक में और जो है मायोपिक पेशेंट्स में इमेजेस कहाँ बन रही होंगी, ठीक है, तो ईमेट्रोपिया में हमारे पास इमर्जेंट रेज पैरेलल होती है और हमारे पास प्रिंसिपल फोकस पे क्या इमेज बनेगी। हाइपरमेट्रोपिया में लाइट रेज डाइवर्जेंट होती है, इसलिए हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से काफ़ी अवे क्या फॉर्म होंगी। और मायोपिया में हमारे पास लाइट रेज कन्वर्जेंट होती है, इसलिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल फोकस के क्या है करीब हमारे पास क्या बनेंगी। ये आप देख भी सकते हैं कि क्या हाइपरमेट्रोपिया में काफ़ी फर्दर अवे बन रही है, ठीक है, इस प्रिंसिपल फोकस से, और मायोपिया में काफ़ी क्लोज बन रही है इस प्रिंसिपल फोकस के। अब हमारे पास साइज ऑफ इमेज है, ठीक है, इन रिफ्रैक्टिव कंडीशंस के हिसाब से, तो ईमेट्रोपिक आई में हमारे पास क्या सेम साइज की क्या इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट रेज हमारे पास क्या पैरेलल आई में इंटर हो रही होती हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास साइज ऑफ इमेज जो है वेरी कर रही होगी। ये हमारे पास ईमेट्रोपिक आई के इक्वल भी बन सकती है जब हमारे पास लेंस को ऐसे होल्ड किया जाए कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस जो है वो आपके पास इंटीरियर फोकस ऑफ आई के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हो। ईमेट्रोपिक आई से लार्जर भी बन सकती है अगर हमारे पास कंडेंसिंग लेंस को ऐसी पोजीशन में पकड़ा जाए कि उसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो हमारे पास इंटीरियर फोकस के नियर हो। और हमारे पास स्मॉलर भी बन सकती है ईमेट्रोपिक आई से जब हमारे पास प्रिंसिपल फोकस जो है हमारे पास फर्दर अवे रखा जाए, ठीक है, इंटीरियर फोकस ऑफ आई से। इसी तरह हमारे पास मायोपिया में भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ईमेट्रोपिक आई में तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल जो है इंटीरियर फोकस ऑफ आई पे हमारे पास इमेज बन रही होती है। स्मॉल हमारे पास तब बनेगी जब हमारे पास कंडेंसिंग लेंस को ऐसी पोजीशन में होल्ड किया जाए कि उसका प्रिंसिपल फोकस हमारे पास के नियर हो, ठीक है, इंटीरियर फोकस ऑफ आई से। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास जब फर्दर अवे रखा जाता था तब हमारे पास इमेज स्मॉल बन रही थी। और लार्जर हमारे पास तब ईमेट्रोपिक से बनेगी जब हमारे पास कंडेंसिंग लेंस जो है उसको हम फर्दर अवे रखें, ठीक है, इंटीरियर फोकस ऑफ आई से। अब हमारे पास इमेज मैग्निफिकेशन है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में, तो हमारे पास लेटरल ट्रांसवर्स लीनियर मैग्निफिकेशन जो है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए क्या अटेन की जाती है, ठीक है, और ये हमारे पास कंडेंसिंग लेंस के जरिए क्या अटेन की जा रही होती है। 20 डायोप्टर लेंस हमारे पास यूजुअली जो है 3x लेटरल मैग्निफिकेशन और एक 30 डायोप्टर लेंस जो है आपके पास 2x मैग्निफिकेशन क्या प्रोवाइड करेगा। अगर हम इस लेंस का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा कर दें तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो भी हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब हमारे पास फील्ड ऑफ इल्यूमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या लार्जर रहेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में। इसमें हमारे पास प्यूपिल का साइज क्या मैटर नहीं कर रहा होता, ठीक है, स्मॉल प्यूपिल में भी हम क्या ये परफॉर्म कर सकते हैं। फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास कंडेंसिंग लेंस के डायमीटर और उसकी मैग्निफिकेशन पे क्या डिपेंड कर रहा होता है। अब हमारे पास क्या इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी को किस तरह के परफॉर्म करना है, तो इसके लिए इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है, हेड माउंटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, डार्क रूम, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस हमारे पास 14 डायोप्टर का, 20 डायोप्टर, 28 और 30 डायोप्टर, ज़्यादा कॉमनली हमारे पास प्लस 20 डायोप्टर ही यूज़ होता है, ठीक है। प्यूपिल ऑपरेशन को जो है हमने डायलेट किया होता है मेट्रोसेल ड्रॉप्स के जरिए। अब इसकी टेक्निक और प्रोसीजर हमने पहले से ही पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना और उसको सुपाइन पोजीशन में क्या लेटा देना है, ठीक है, वन पिलो जो है हमने उसके हेड के नीचे रख देना और उसने दोनों आइज़ को क्या वाइड ओपन रखना है और आर्म डिस्टेंस से जो है हमने लाइट जो है पेशेंट की आइज़ में क्या हमने डायरेक्ट करवानी है, ठीक है। रिफ्लेक्स अटेन करने के बाद जो है पेशेंट जो है 20 डायोप्टर का लेंस इंट्रोड्यूस करेगा और हमारे पास आई के बिल्कुल क्लोज रखेगा, ठीक है, और जैसे ही उसको हमारे पास थोड़ा सा व्यू जो है नज़र आने लग जाए फंडस का, तो वो हमारे पास इसको थोड़ा सा अवे भी कर सकता है उसकी मैग्निफिकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। जो भी हमारे पास व्यू अटेन हो रहा था वो हमारे पास इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जर्वर ने जो है इंफीरियर क्वाड्रेंट अगर क्या उसे विजिबल हो रहा है तो वो असल में हमारे पास क्या सुपीरियर क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह फिर क्या ऑब्जर्वर जो है अपनी पोजीशंस चेंज कर करके क्या सारे क्वाड्रेंट्स को एग्जामिन करता है।
एक एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर एग्जामिनर ने जो है इंफीरियर क्वाड्रेंट को एग्जामिन करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास 6 o'clock मेरिडियन बनता है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या है, एग्जामिनर ने 12 o'clock पोजीशन पर जो है स्टैंड करना होगा, यानी पेशेंट की हेड की तरफ क्या उसे खड़ा होना होगा। स्क्लेरल इंडेंटर की मदद से पेरिफेरल रेटिना हम जो है ओरा सेरेटा तक भी एग्जामिन कर सकते हैं। स्क्लेरल इंडेंटेशन टेक्निक भी इसी के साथ यूजुअली यूज़ होती है, ठीक है, कि स्क्लेरल डिप्रेसर जो है आपके पास क्या पेशेंट की लिड पे क्या प्लेस किया जाता है, ठीक है। इससे हमारे पास जो बिल्कुल स्मॉल लीजन्स है जो कि शायद हमारे पास क्या है विजिबल ना हो पाते, वो भी हमारे पास क्या विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। उसकी डिफरेंट टिश्यू कलर्स और डेंसिटीज़ में हमारे पास क्या वो नज़र आएंगे। जिस पोजीशन में एग्जामिनर क्या है ऑब्जर्व करना चाहता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है हमने स्क्लेरल डिप्रेसर को क्या प्लेस करना होता है। स्क्लेरल डिप्रेसल को बिल्कुल स्लोली जो है और जेंटली जो है आपके पास क्या है रोल ओवर करना होता है, ठीक है, आई सरफेस के ऊपर। पेशेंट की आई ज़्यादातर हमारे पास सुप्रोनेजल क्वाड्रेंट्स में मोस्ट सेंसिटिव रहती है, ठीक है, यानी जो नोज के पास जो एरिया है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो तो क्या टॉपिकल एनेस्थेटिक या अल्केन ड्रॉप्स वगैरह का भी क्या यूज़ किया जा सकता है, और उसके बाद क्या है डायरेक्टली जो है मीडियल कंजक्टिवा पे क्या है इनको प्लेस किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हमारे पास पेशेंट डिस्कम्फर्ट कम से कम हो। जब बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर फंडस हमने एग्जामिन करना हो, ठीक है, तो एग्जामिनर जो है पेशेंट को अपनी पोजीशन में यानी जो है एग्जामिनर की पोजीशन में क्या देखने को कह सकता है। स्मॉल प्यूपिल ऑप्थेल्मोस्कोपी, इसमें अगर ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनकी प्यूपिल डायलेट नहीं हो रही, ठीक है, या आपके पास मीडिया ओपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें भी हमारे पास क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। और ये इसी वक्त हमारे पास पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास प्यूपिल का साइज़ अगर 0.6 mm तक भी है, ठीक है, तो 30 डायोप्टर लेंस की मदद से हम फिर भी क्या है इसका फंडस जो है देख सकते हैं। लेकिन इससे हमारे पास क्या स्लाइड ब्लरिंग जो है पेशेंट को क्या थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, और वैसे भी जितना भी आपके पास प्यूपिल साइज स्मॉल होगा उतने आपके पास फील्ड ऑफ विजन जो है ज़्यादा अटेन हो सकती है। इसके बाद फंडस ड्राइंग जो है इसका एक एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन का, कि हमने जो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड किए हैं उसको हम ड्राइंग्स की शक्ल में क्या है अपने पास नोट करते हैं। और जो भी एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है उसको जो है हमने ऑपोजिट ड्रॉ करना होता है, ठीक है। यानी अगर एग्जामिनर ने सुपीरियर क्वाड्रेंट ऑब्जर्व किया इसका मतलब वो हमारे पास इंफीरियर क्वाड्रेंट था, क्योंकि इमेज हमारे पास इन्वर्टेड होता है। फिर स्पेशल एम्सलर चार्ट की मदद से हमारे पास एक 12 क्लॉक आवर्स के मार्क किए जाते हैं, ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास इनर मोस्ट सर्कल होगा वो आपके पास इक्वेटर के लिए है, ठीक है। मिडल सर्कल जो है आपके पास ओरा सेरेटा के लिए, और आउटर मोस्ट सर्कल जो है मिड पॉइंट ऑफ पार्स प्लेना के लिए क्या हम यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जो हमने क्या नोट करने होते हैं, ठीक है, अगर कोई लेजन वगैरह भी हैं, ठीक है, उसमें तो हमारे पास वोटेक्स वेन्स एम्पुला को क्या हमने इक्वेटर के अलॉन्ग देखना है, ठीक है। लॉन्ग सिलरी वेन्स जो है हमारे पास 3 o'clock पोजीशन और 9 o'clock पोजीशंस पे क्या हमें विजिबल होंगी। ब्रांचिंग वेसल्स का यूज़ किया जा सकता है अगर हमारे पास कोई पैथोलॉजी जो है आई में हमने एग्जामिन की है। कुछ सैम्पल्स और कलर कोड्स भी हमारे पास क्या है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फंडस को ड्रॉ करने के लिए। ये हमारे पास इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हमारे पास फिर भी अच्छे हैं। कि ऑप्टिक डिस्क आपके पास क्या रेड मार्जिन नजर आएंगे, आर्टरीज जो है रेड लाइंस, वेन्स आपके पास ब्लू लाइंस, अटैच रेटिना रेड होगी, ठीक है, थिन रेटिना आपके पास रेड हैचिंग आउट लाइंस होगी ब्लू कलर में, डिटैच रेटिना आपके पास क्या ब्लू होगी, रेटिनल टेयर्स जो है आपके पास रेड विद ब्लू आउटलाइन नजर आएंगे, फ्लैप ऑफ रेटिनल टेयर जो है आपके पास ब्लू नजर आएगा, लेटेस्ट डी जनरेशन जो है ब्लू हैचिंग आउटलाइन नजर आएगी, ठीक है, ब्लू में। रेटिनल पिगमेंट आपके पास ब्लैक होगा, रेटिनल एक्सुडेट्स येलो होंगे, कोराइडल लीजन्स आपके पास ब्राउन होंगे, विट्रस ओपेसिटीज आपके पास ग्रीन होंगी। कुछ पैथोलॉजीज वगैरह के भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये जब इनका वक्त आएगा तो इनकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी बाकायदा मैं आप लोगों को क्या पेशेंट्स में दिखाऊंगा। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस और हमारे पास क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसका बेस्ट यूज़ हमारे पास क्या रेटिनल डिटैचमेंट और हमारे पास पेरिफेरल रेटिनल लीजन्स को फाइंड करने के लिए। डिफिकल्टीज इसमें यही है कि हमारे पास इसकी प्रैक्टिस क्या काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एग्जामिनर को। कुछ रिफ्लेक्सेस आपके पास कॉर्नियल सर्फेस से बनते हैं जिससे आपके पास कंडेंसिंग लेंस जो है आपके पास ऑलमोस्ट जो है फोकल लेंथ उसकी क्या इक्वल हो जाती है आपके पास एंटीरियर फोकस ऑफ आई से, और हमारे पास जो है सही तरीके से जो है विजिबल नहीं होता, हमारे पास रिफ्लेक्सेस शो हो रहे होते हैं। इन रिफ्लेक्सेस को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एस्फेरिक लेंसेज का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, या आपके पास लेंस को थोड़ा सा टिल्ट भी किया जा सकता है। एडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें तो हमारे पास लार्जर फील्ड ऑफ रेटिना इसके जरिए क्या हमारे पास विजिबल होगा, ठीक है। 10 फोल्ड इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेटिना इसके जरिए क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमारे पास इतना फील्ड ऑफ व्यू जो है ऑब्जर्व नहीं हो सकता। डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज हमारे पास जो रेटिना से आ रही थी वो हमारे पास काफ़ी कम होती है। अगर पेशेंट की आई मूवमेंट्स हमारे पास नॉर्मल है तो हमारे पास इसे एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। या आपके पास हाई स्फेरिकल और स्टिग्मेटिक रिफ्रैक्टिव एरर्स वाले पेशेंट में भी क्या है इसको एग्जामिन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। इक्वेटर के करीब आपके पास रेटिना को एग्जामिन करना इजी हो जाता है, जहाँ पे आपके पास रेटिनल होल्स और डीजनरेशन जो है बन रही होती हैं। 3D स्टीरियोस्कोपिक व्यू आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हेजी मीडिया में भी आपके पास क्या अच्छा वर्क करता है क्योंकि इसकी हमारे पास ब्राइट लाइट होती है और इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हमारे पास काफ़ी गुड होती है। डिसएडवांटेजेस इसके हमारे पास ये है कि मैग्निफिकेशन इसमें 5 टाइम्स है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमारे पास क्या है 15 टाइम्स थी। बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पीपल्स में इसे परफॉर्म करना इम्पॉसिबल। ब्राइट लाइट से जो है पेशेंट आपके पास अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, और स्पेशली जो है स्क्लेरल इंडेंटेशन प्रोसेस से बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। एग्जामिनर की प्रैक्टिस और टेक्निक जो है इसमें क्या बहुत ज़्यादा उसका क्या अहम किरदार होता है, ठीक है, इसलिए भी हमारे पास ये इसका डिसएडवांटेज क्या कंसिडर किया जा सकता है।
रिफ्लेक्स स्नीजिंग जो है आपके पास क्या ब्राइट लाइट की वजह से क्या हो सकती है, ठीक है, और कॉर्निया से भी आपके पास रिफ्लेक्सेस बन रहे होते हैं, वो भी आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो रेटिना की एग्जामिनेशन के लिए, फंडस की एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास एक अच्छा इक्विपमेंट जो है ये साबित हो सकता है। अब हमारे पास बायो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, फंडस की, तो ये हमारे पास जो है मिट्रेसिस करने के बाद, यानी आपके पास पीपल को डायलेट करने के बाद क्या स्लिट लैम्प के जरिए के परफॉर्म किया जाता है इन लेंसेज की मदद से। पहला हमारे पास रूबी लेंस बायो माइक्रोस्कोपी है। ये हमारे पास एक प्लानो कनकेव लेंस होगा जिसकी पावर आपके पास -58.6 डायोप्टर होती है, ठीक है, यानी आपके पास नॉर्मल आई की जो 60 डायोप्टर पावर होती है प्लस 60 डायोप्टर, इसको ये नॉर्मलाइज कर देता है और हमारे पास एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो है फंडस की ऑब्टेन होगी। इससे जो हमारे पास इमेज बनेगी उसकी हमारे पास काफ़ी स्मॉल फील्ड होगी, ठीक है, और उसकी मैग्निफिकेशन भी काफ़ी लो होगी और हम उससे जो है फंडस को क्या देख सकते हैं, लेकिन इक्वेटर के बियॉन्ड हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। हमारे पास इतने कमर्शियली यूज़ नहीं होते, ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस बायो माइक्रोस्कोपी है फंडस की, तो हमारे पास स्लिट लैम्प की जो बीम है उसकी मदद से हमारे पास ये स्टेरोप्सिस भी प्रोवाइड करेंगे, हाई इल्यूमिनेशन और हाई मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास प्रोवाइड करेंगे। इसमें कौन कौन से हमारे पास के कमर्शियली आते हैं, ठीक है, तो मॉडिफाइड क्वाइप लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर फंडस कॉन्टैक्ट लेंस है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर सेगमेंट को क्या एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपके पास फॉर्म करके देगा। सेकंड इसमें हमारे पास गोल्ड्समैन 3 मिरर कॉन्टैक्ट लेंस है, तो इसमें हमारे पास एक सेंट्रल कॉन्टैक्ट लेंस होता है और हमारे पास 3 मिरर्स होते हैं, ठीक है, जो सेंटर में क्या कौन शेप क्या बना रहे होते हैं, हर एक का एक डिफरेंट एंगल होता है। इसकी मदद से हमारे पास क्या फंडस के सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट्स को क्या विजुअलाइज किया जा रहा होता है। एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमारे पास फॉर्म होगी। इसकी टेक्निक हमारे पास ये है कि पीपल को क्या डायलेट कर देना है, फिर टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स हमने यूज़ करनी है, फिर इस कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर अपना एक कप होता है जिसको हमने क्या कपलिंग फ्लूइड से फिल करना है, लेकिन ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना। इसके बाद पेशेंट ने क्या अप डायरेक्शन में देखना है और हमने जो है लोअर फॉर्निक्स पे जो है उसके लेंस को क्या प्रेस करना है, ठीक है, कॉर्निया के ऊपर क्या हमने फ़ौरन से क्या प्रेस कर देना है उसको। इसके बाद इल्यूमिनेशन कॉलम को क्या टिल्ट किया जाता है, सिर्फ हमारे पास 12 ओ क्लॉक पोजीशन में क्या है हमारे पास टिल्ट नहीं किया जाएगा, यानी जब आप 6 ओ क्लॉक पोजीशन में देख रहे हो, क्योंकि उसकी मिरर इमेज हमारे पास 6 ओ क्लॉक होती है। जब पेरिफेरल रेटिना की डिफरेंट पोजीशंस हम देख रहे होते हैं तो उसकी एक्सेस ऑफ बीम को क्या हमारे पास रोटेट करना जरूरी होता है ताकि हमारे पास ये मिरर से क्या राइट एंगल पे रहें। एंटायर फंडस को विजुअलाइज करने के लिए क्या हमने लेंस को 360 डिग्री रोटेट करना होता है, ये हम जो है 59 डिग्री, 67 डिग्री और 73 डिग्री टिल्ट के जरिए जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इक्वेटोरियल फंडस और हमारे पास जो पोस्टीरियर पोल के अराउंड जो एरिया होता है वो भी हमारे पास इसके जरिए विजिबल हो सकता है। फर्दर मोर पेरिफेरल व्यू ऑब्टेन करने के लिए क्या हमने लेंस को थोड़ा सा टिल्ट करके उस डायरेक्शन में पेशेंट को क्या फिक्सेट कराना है जिस डायरेक्शन में हमने जो है देखना है, ठीक है, पेरिफेरल रेटिना को। फॉर एग्जांपल हमने अगर पेरिफेरल व्यू में 12 ओ क्लॉक पोजीशन को देखना है तो उसकी मिरर हमारे पास 6 ओ क्लॉक पोजीशन होगी, ठीक है, तो लेंस को हमने डाउन टिल्ट करना है और पेशेंट को हमने अप डायरेक्शन में देखने के लिए कहना है। अप डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि 12 ओ क्लॉक पोजीशन हमारे पास अप डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। विट्रस कैविटी को एग्जामिन करने के लिए हमारे पास सेंट्रल लेंस यूज़ किया जाता है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लिट बीम क्या है हमारे पास पोस्टीरियर पोल को एग्जामिन करने के लिए यूज़ की जाती है। कॉन्टैक्ट लेंस वाला मेथड हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पेशेंट डिस्कम्फर्ट का इशू रहता है और हमारे पास एग्जामिनर के लिए भी प्रॉब्लम रहता है कि हमारे पास इन्फेक्शन वगैरह का क्या खतरा रहता है, ठीक है, इसलिए ये हमारे पास इतने प्रेफरेबल जो है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट आजकल के लिए नहीं है। ज़्यादातर हमारे पास आजकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो अभी हम इसको देखते भी है, ठीक है, जो हमारे पास इनडायरेक्ट फंडस बायोमाइक्रोस्कोपी के लेंसेज हैं, यानी ऐसे लेंसेज जिनके अंदर हमारे पास क्या कॉर्निया के साथ डायरेक्ट टच जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड ना हो, तो बहुत ही आजकल पॉपुलर हैं, ठीक है, और यही हमारे पास सबसे ज़्यादा कमर्शियली क्या यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें हमारे पास 78D का होता है, ठीक है, और हमारे पास 90D के लेंसेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा 60 डायोप्टर और 130 डायोप्टर के लेंसेज भी हैं, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर क्या 78D और 90D लेंसेज ही यूज़ हो रहे होते हैं। इनकी कोई भी साइड आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एस्फेरिक होते हैं। इसकी ऑप्टिक्स आपके पास जो है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से मिलती जुलती है कि आपके पास रियल इन्वर्टेड इमेज जो है आपके पास कंडेंसिंग लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो है फॉर्म हो रहा होता है। इसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है जो लेंस की पावर है उसको जो है हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है, टोटल पावर ऑफ आई पे, यानी हमारे पास लेट से अगर 90D लेंस है तो हमने 60 जो हमारे पास फुल आई की पावर है उसको क्या हमने डिवाइड कर देना है 90 पे जो लेंस की पावर है, तो 0.75x आ गया। और फिर हमारे पास स्लिट लैम्प की अपनी मैग्निफिकेशन 10x होती है, तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 7.5x तक मैग्निफिकेशन ऑब्टेन हो रही होती है। अब मज़े की बात यह है कि 90D लेंस से हमारे पास क्या है मैग्निफिकेशन कम अटेन होगी और इसके मुकाबले में हमारे पास 78D लेंस जो है ज़्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। आप चेक भी कर लें, ठीक है, इसी फार्मूले में आप अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0.76 आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मैग्निफिकेशन 78D लेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आपके पास जो है 90D के लेंसेज प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी टेक्निक हमारे पास क्या होगी कि स्लिट लैम्प मैग्निफिकेशन हमने 10 से 16x के बीच में क्या सिलेक्ट कर लेनी है। स्लिट बीम को हमने वाइडेस्ट रख देना है, ठीक है, या 4 mm कर लें, ठीक है, और उसकी जो लाइट इंटेंसिटी है उसको हमने ब्राइटेस्ट कर लेना है। इल्यूमिनेशन एंगल को एक्सेल कर देना है, ठीक है, स्लिट लैम्प व्यूइंग सिस्टम के साथ। फिर इस लेंस को जो है हमने अपने थंब और 4 फिंगर से क्या है होल्ड कर लेना है, ठीक है, 5 से 10 मिलीमीटर जो है हमने पेशेंट के कॉर्निया से इसे दूर रखना है। फिर हमने फंडस को क्या है आहिस्ता आहिस्ता एग्जामिन करना है, ठीक है, और अपने इस लेंस को भी जो है होल्ड किए रखना है, ठीक है, इसकी पोजीशन को हमने क्या स्टिल रखना है। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या स्लिट लैम्प की जो विड्थ है, ठीक है, उसकी जो बीम की विड्थ है उसको इंक्रीज़ करना है।
अगर फर्दर मैग्नीफिकेशन हमें रिक्वायर्ड हो तो हमने स्लिट लैम्प की मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करना होता है। पेरिफेरल रेटिना को व्यू करने के लिए फिर इसमें हमारे पास पेशेंट को जो है स्पेसिफिक पोजीशंस में क्या है फिक्सेट कराया जाता है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में कराया जाता था। तो गाइस अब हमारे पास फंडस कैमरा एंड रिलेटेड डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो फंडस कैमरा की हमारे पास जो ऑप्टिकल प्रिंसिपल है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास आजकल जितने भी आपके पास फंडस कैमराज हैं वो हमारे पास गुल स्ट्रैंड्स ऑप्थेल्मोस्कोप के प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। यानी आपके पास इल्यूमिनेशन और ऑब्जर्वेशन पाथवेज जो है वो आपके पास डिफरेंट पोर्शन से क्या पास हो रहे होते हैं पेशेंट की प्यूपिल में, ताकि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है कॉर्निया के ऊपर से वो हमारे पास अवॉइड की जा सके, ठीक है। और जो क्रिस्टलाइन लेंस है आपके पास रिफ्लेक्शन है वो अवॉइड किए जा सके। और इसकी मदद से आपके पास जो है एक इन्वर्टेड एरियल इमेज जो है आपके पास फंडस की, वो आपके पास फंडस कैमरा पे क्या फॉर्म हो रही होती है, ठीक है। और इसी एरियल इमेज को जो है हमारे पास रीइमेज करके क्या फिल्म प्लेन पे हमें क्या दिखाया जा रहा होता है। अब इसके ऑप्टिकल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, फंडस कैमरा के। पहला हमारे पास क्या इसका इल्यूमिनेशन सिस्टम होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर का ऑब्जर्वेशन फोटोग्राफी सिस्टम होगा। हर कंपोनेंट का इसके अंदर क्या इंडिपेंडेंट पाथवे होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास एक कॉमन पॉइंट को क्या हमारे पास शेयर कर रहा होगा, ठीक है। या फ्रंट होगा या आपके पास ऑप्थेल्मोस्कोपिक लेंस का जो पोर्शन है वो हमारे पास खाली कॉमन पॉइंट होगा इनके बीच का। अब इल्यूमिनेशन सिस्टम की बात करें तो फंडस कैमराज में हमारे पास 2 लाइट सोर्सेज होंगे, ठीक है। पहला हमारे पास एक लो इंटेंसिटी इनकैंडेसेंट लैंप होगा जो कि हमारे पास फंडस को देखने के लिए क्या है और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट को फोकस करने के लिए होगा। और दूसरा हमारे पास हाई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश ट्यूब होगी जो कि हमारे पास फोटोग्राफ्स लेने के लिए यूज़ किया जाएगा। जीस फंडस कैमरा में हमारे पास ये 2 लाइट सोर्सेज जो हैं इनको हमारे पास सेमी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जरिए जो है ऑप्टिकली कंबाइन किया जा रहा होता है। बहुत सारे फंडस कैमराज में हमारे पास ये इनकैंडेसेंट लैंप जो है आपके पास और इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश ट्यूब जो है इनको हमारे पास एक कॉमन बेस के ऊपर के माउंट किया होता है और हमारे पास ट्रांस इल्यूमिनेशन मेथड का यूज़ किया जा रहा होता है इन दोनों की पाथवे को कोलाइड कराने के लिए। इसके बाद जब हमारे पास ये 2 लाइट सोर्सेज जो हैं एक कॉमन पाथवे से आपके पास एक डायफ्राम से होते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास उस डायफ्राम की एडजस्टमेंट से जो है हम उसके साइज को क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी लाइट जो है पेशेंट की रेटिना पे पड़नी चाहिए। इस डायफ्राम की इमेज हमारे पास जो है एक होल मिरर पे क्या बन रही होती है जो कि हमारे पास पेशेंट की प्यूपिल से गुजर के आ रहा होता है। ये दोनों लाइट सोर्सेज के जो ऑप्टिकल एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एक रिंग ऑफ लाइट एक एनुलस क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ को कंट्रोल करके ही जो है हमारे पास जो कि डायफ्राम से कंट्रोल हो रही होती है हमारे पास इमेज क्या है इस पर डिपेंड करेगी। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफिक सिस्टम है, तो जो होल मिरर होगा आपके पास, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप के लेंस में वही हमारे पास क्या है इमेज को क्या व्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी होल मिरर की मदद से हमारे पास क्या है सारी लाइट रेस को क्या सेंट्रल रीजन ऑफ पीपल से क्या पास कराया जा रहा होता है और सारी इल्यूमिनेशन बीम को जो है हमारे पास एक एनुलस से क्या है पास कराया जा रहा होता है जहाँ से फिर हमारे पास इमेज जो है फॉर्म होगी। हमारे पास जो इल्यूमिनेटिंग और व्यूइंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको पेशेंट की प्यूपिल में क्या सेपरेट कराया जा रहा होता है ताकि आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिफ्लेक्स फ्री हो और हमारे पास इमेज जो है सही तरीके से अटेन हो सके। और ये इसके ऑप्टिकल सिस्टम में भी बात लिखी हुई है। ऑप्थेल्मोस्कोपिक लेंस जो है हमारे पास एक इमेज क्या प्रोड्यूस करेगा फंडस का, ठीक है। हमारे पास इसकी लोकेशन जो है होल मिरर और ऑप्थेल्मोस्कोपिक लेंस के बीच में होगी। फिर इस इमेज को व्यू करने के लिए हमारे पास एक होल होगा, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर इस माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है इमेज क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, फंडस के ऊपर, ठीक है, फ्लिप मिरर के जरिए, ठीक है। और उसके ऊपर हमारे पास एक ग्लास स्क्रीन होगी जो कि हमारे पास एक फोकल पॉइंट के ऊपर क्या है लगी होगी, ठीक है, व्यूइंग आईपीस के साथ। जब पिक्चर को क्लिक किया जाता है तो हमारे पास ये फ्लिप मिरर जो है ये डाइवर्ट करेगा इमेज को, ठीक है, आईपीस की तरफ, ठीक है, ताकि आपके पास ऑब्जर्वेशन स्विंग्स जो है वो आपके पास ऑप्टिकल पाथवे से आउट हो सके, ठीक है। और हमारे पास जो इमेज है वो आपके पास क्या फिल्म के ऊपर क्या फोटोग्राफी के लिए प्रोजेक्ट की जा सके। अर्ली फंडस कैमरास के अंदर हमारे पास इन इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्मॉल फिल्म कैरियर होता था और एक शटर मैकेनिज्म होता था। फिर हमारे पास फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी जैसे एडवांस मेथड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास सिंपल फिल्म कैरियर को जो है रिप्लेस किया गया एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मोटराइज 35mm कैमरा सिस्टम के जरिए। अब हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल फंडस कैमराज हैं कि हमारे पास इसमें स्टैंड माउंटेड भी हैं, हैंड हेल्ड भी हैं, ठीक है। इस कैमरा में हमारे पास मिड्रेटिक भी है, यानी आपके पास क्या है पीपल को डायलेट करने की भी ज़रूरत हो सकती है। और हमारे पास नॉन मिड्रेटिक भी है, यानी विदाउट पीपल डायलेशन भी आपके पास क्या पिक्चर उसके ज़रिए क्या ली जा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की ऑप्शन भी क्या है इनके अंदर क्या अवेलेबल हो सकती है। तो सबसे पहला हमारे पास हैंड हेल्ड फंडस कैमरा है, ठीक है। तो हमारे पास जो हैंड हेल्ड फंडस कैमराज हैं उसमें हमारे पास कैनन पावर शॉट G1 का है, ठीक है, या निकॉन का आपके पास Q1 पिक सेट है, ठीक है। ये एक नॉन फ्लैश मोड पे आता है आपके पास और इसका जो लाइट सोर्स होगा वो आपके पास क्या पेरिएक्सियल होता है, ठीक है, कैमरा लेंस के साथ। ये हमारे पास एक 20D लेंस के साथ क्या कपल किया रहा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक सही फोकस लेने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। और इससे जो हमारे पास इमेज आएगी रेटिना की उसके लिए हमारे पास क्या है काफ़ी स्किल और बैलेंस क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ताकि आपके पास जो है एक अच्छी इमेज आ सके, ठीक है। और इमेज क्वालिटी हमारे पास वेरिएबल होगी, ठीक है। स्मार्टफोन अटैचमेंट फॉर फंडस इमेजिंग, तो हमारे पास इनोवेटिव DI पोर्टेबल आई और रेटिनल इमेजिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्मार्टफोन के साथ क्या है अटैच होकर एक ऑप्थेल्मिक कैमरा के तौर पे क्या काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास विजन केयर स्क्रीनिंग और एवेल्युएशन के लिए यूज़ होते हैं। अभी आगे भी आएंगे तो इनको क्या फिर डिटेल से जो है डिस्कस भी करेंगे। अब हमारे पास मिड्रेटिक स्टैंड माउंटेड फंडस कैमरा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या क्विक और रिलेटिवली ईजी है, ठीक है, और हाई क्वालिटी फंडस फोटोग्राफी जो है प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पीपल का साइज़ हमारे पास काफ़ी बड़ा हुआ होता है।
इसमें हमारे पास स्मॉल एंगल और वाइड एंगल कैमरास क्या है, ये दोनों कैटेगरीज के क्या है, हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो स्मॉल एंगल फंडस कैमराज हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हैं वो हमारे पास 20 डिग्री, 30 डिग्री और 50 डिग्री फील्ड क्या है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करंटली हमारे पास इसमें क्या है, जीस का FF450, टॉपकॉन का TRI और नाइटिक का हमारे पास यूज़ हो रहा है। वाइड एंगल कैमराज में हमारे पास क्या है, हेडलबर्ग का, स्पेक्ट्रालिस और ऑप्टोस का यूज़ हो रहा है। हम नॉन मिडरेटिक स्टैंड माउंटेड कैमराज हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या टू जो है CCDs लगे होते हैं, ठीक है, एक ब्लैक और एक वाइट इंफ्रारेड लो रेजोल्यूशन आपके पास क्या यूज़ की जाती है ताकि आपके पास पेशेंट की रेटिना की क्या अलाइनमेंट क्या अटेन हो सके। इमेज आपके पास एक स्मॉल CRT स्क्रीन पे क्या है लोकेट करेगा, ठीक है, जो कि आपके पास एक नॉन मिडरेटिक रेटिनल कैमरा के जरिए ऑब्टेन हो रहा था। और दूसरा जो आपके पास है आपके पास, और दूसरे की मदद से आप जो है एक्चुअली जो है इमेज क्या कैप्चर कर रहे होते हैं रेटिना की, ठीक है, जो कि आपके पास एक नेचुरली डायलेटेड प्यूपिल में, और सेकंड की मदद से आप जो है एक नेचुरली डायलेटेड पीपल यानी आपके पास एक डिम रूम के अंदर जो हमारे पास पीपल डायलेट हुआ होता है उसके अंदर जो है हम रेटिना की पिक्चर को क्या अटेन कर रहे होते हैं। अवेलेबल मॉडल्स इसके अंदर जो है हमारे पास कैनन का CR445 है, ठीक है, NM, और हमारे पास नाइटिक का के नॉन मिडरेटिक AFC330 है। अब इन फंडस कैमरास के एडवांटेजेस हमारे पास क्या कलर फोटोग्राफी के लिए यूज होगा, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक फोटोग्राफी के लिए, रेड फ्री और विजुअलाइजिंग हेमरेजेस, और साथ में एबनॉर्मल रेटिनल वेसल्स, ग्रीन फ्री और रेड फिल्टर्स हमारे पास इसके अंदर होते हैं जो कि हमारे पास कोराइडल वेस्कुलर पैटर्न्स फाइंड करने में हेल्प करेंगे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कोराइडल वेसल्स जो है उसमें हमारे पास वाइट नजर आएंगी और रेटिनल वेसल्स जो है आपके पास ब्लैक नजर आएंगी, और ब्लू रिफ्लेक्टेंस जो है आपके पास नर्व फाइबर लेयर को क्या डिनोट कर रही होती है। इनकी मदद से हम इन सारी पैथोलॉजीज को क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। फंडस ऑटो फ्लोरेसेंस हम इसमें अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी और इंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी, ये सारे जो है हम इनके जरिए के परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, फंडस कैमरा में, तो हमारे पास सबसे पहले पे फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी सिस्टम है कि हमारे पास फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी जो है इसके जरिए क्या की जाती है, ठीक है। अप्रोप्रिएट फिल्टर्स हमारे पास इल्यूमिनेशन और ऑब्जर्वेशन पाथवेज में यूज़ किए जाते हैं। स्पेशल पावर सप्लाईज भी हमारे पास इसके अंदर क्या यूज़ की जाती है जो कि हमारे पास मल्टीपल एक्सपोजर्स पर सेकंड जो है प्रोवाइड करेंगी। सेकंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास डिजिटल फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी सिस्टम है, ठीक है, DFA इसे कहते हैं। ये हमारे पास इसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके कैमरास के अंदर हमारे पास CCD डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस को अगर देखें तो ये हमारे पास एक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है मॉनिटर पे क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसकी मदद से ऑब्जर्वर जो है आपके पास पैरामीटर्स को क्या चेंज करके अपना रिजल्ट्स क्या अटेन कर सकता है, जैसे कि लाइट इंटेंसिटी को चेंज करके, ठीक है, या फोटोग्राफी की सेंट्रेशन को चेंज करके अपना जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन कर सकता है। ये इमेजेस आपके पास हार्ड ड्राइव और CD-ROM में क्या स्टोर हो रही होंगी, ठीक है, और आपके पास किसी किस्म की भी डिजीज मैनेजमेंट के लिए क्या है काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है, कि उसकी मैनेजमेंट हम इसके जरिए करें। इनके जो एंजियोग्राम्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है, या आपके पास क्या प्रिंट भी किए जा सकते हैं, ठीक है, डिजिटल डेटा के जरिए। डिसएडवांटेजेस हमारे पास इस DFA सिस्टम के क्या होंगे, ठीक है, तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो आपके पास जो है फिल्म बेस्ड फोटोग्राफ से थोड़ी सी इंफीरियर होगी, लेकिन फिर भी हमारे पास क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती है। इनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास काफ़ी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंटली है वो हमारे पास ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है, यानी हमारे पास यूज़ में नहीं रहती। कंप्यूटर मॉनिटर प्रिंटर्स जो हैं आपके पास एडिशनल स्पेस उनके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है। इनके जो सिस्टम्स हैं उनको काफ़ी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की भी क्या ज़रूरत होती है। अब हमारे पास जो कमर्शियली अवेलेबल DFA सिस्टम्स है, ठीक है, जो कि हमारे पास टाइम टू टाइम आ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जीस FF450+ है। तो इसमें हमारे पास फील्ड एंगल्स और जो कोरस्पॉन्डिंग मैग्निफिकेशन है हमारे पास 50 डिग्री पे 11x है, 30 डिग्री पे 19x और 20 डिग्री पे 29x मैग्निफिकेशन ये आपके पास प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर कुछ फिल्टर्स होंगे, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स। ऑटो फ्लोरेसेंस के लिए स्पेशल फिल्टर भी इसके अंदर होता है, ठीक है। इसके आईपीस में हमारे पास 10x की क्या पावर होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या मॉन्टेज यानी पेनोरामिक व्यू की फैसिलिटी भी क्या इसके अंदर होगी, जो कि हमारे पास ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों तरीके से ऑब्टेन की जा सकती है। सेकंड जो हमारे पास DFA सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास टॉपकॉन का फंडस कैमरा है, ठीक है, एक मल्टी फंक्शन और हमारे पास इजी टू यूज ऑटो फोकस ऑटो कैप्चर फंडस कैमरा है। इसके अंदर हमारे पास एक इमेज नेट डिजिटल सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए हम बेटर क्वालिटी की इमेजेस जो है अटेन कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास नाइटिक का F10 है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉनफोकल डिजिटल ऑप्थेल्मोस्कोप है। ये हमारे पास नॉन इन्वेसिव इमेजिंग जो है प्रोवाइड करेगा रेट्रो मोड में और FAF मोड में यानी फंडस ऑटो फ्लोरेसेंस मोड में। ये आपके पास क्या फंडस इमेजेस जो है मल्टीपल डेप्थ्स में क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसके अंदर वेरियस लाइट सोर्सेज और हमारे पास SLO कलर इमेजेस साथ में क्या यूज होते हैं जो कि आपके पास हाई कंट्रास्ट इमेजेस जो है आपके पास फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में प्रोवाइड करेंगे और इंडोसियानिन एंजियोग्राफी में हमारे पास जो है बेहतरीन इमेजेस क्या प्रोवाइड करेंगे। इनके अंदर हमारे पास इंप्रूव्ड ऑप्टिकल सिस्टम्स है, ठीक है, यानी कैटेड डायोप्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं जिनसे आपके पास एब्रेशंस कम से कम होंगी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 4 लाइट सोर्सेज होंगे, ठीक है, हर एक की डिफरेंट वेवलेंथ होगी जिससे आपके पास 4 फंडस इमेजेस जो है आपके पास मल्टीपल डेप्थ की और डिफरेंट वेवलेंथ की क्या अटेन होंगी ताकि आपके पास 1 SLO कलर इमेजिंग जो है आपके पास 3 वेवलेंथ्स में शो हो।
अब थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वाइड फील्ड डिजिटल फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अब कुछ कमर्शियली नॉन मिटरेटिक फंडस कैमराज हैं। इसके अंदर हमारे पास इंफ्रारेड लाइट यूज़ हो रही होती है। हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक फोकसिंग सिस्टम्स पे क्या बेस कर रहे होते हैं, जो कि आपके पास फंडस की फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की मिटरेटिक ड्रॉप्स की भी जरूरत नहीं होती। ये जो इंफ्रारेड लाइट है ये आपके पास पेशेंट के लिए इनविजिबल रहती है, ठीक है। और पीपल आपके पास क्या फिजियोलॉजिकली जो है डायलेट किया जाता है, यानी आपके पास डिम लाइट में जो है ये पिक्चर्स ली जाती हैं। अलाइनमेंट और फोकसिंग के बाद जो है एक वाइट लाइट फ्लैश जो है आपके पास क्या ट्रिगर की जाती है फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। और हमारे पास इससे क्या पीपल के चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि वो आपके पास कंस्ट्रक्ट करें। स्पेस में हमारे पास वाइड एंगल फंडस कैमरा है, ठीक है। तो हमारे पास 60% इनके क्या लार्ज डायमीटर होंगे, ठीक। और एस्फेरिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। और वाइड एंगल फोटोग्राफ्स हमारे पास क्या 148 डिग्री तक जो है हमारे पास इसके अंदर पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेशल इल्यूमिनेशन सिस्टम जो है इनके लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं। 6 पे हमारे पास टेलीविजन ऑप्थेल्मोस्कोपी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या फंडस कैमरा ऑप्टिक्स यूज़ की जाती है। लेकिन इनके लिए हमारे पास एक्सेसिव इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होती है और इनकी रेजोल्यूशन काफ़ी हमारे पास पुअर क्वालिटी की होगी, इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी, तो ये हमारे पास क्या काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक सिंगल स्पॉट ऑफ लेजर लाइट क्या यूज़ की जाती है, जो कि आपके पास फुल फंडस को जो है आपके पास स्कैन कर रही होती है। और हर पॉइंट इसमें हमारे पास क्या रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, क्योंकि हर पॉइंट हमारे पास इल्यूमिनेट हो रहा होता है, ठीक है, इस SLO की मदद से। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हमारे पास काफ़ी लो लेवल की टोटल लाइट जो है रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये भी आगे आएगा भी, इसको क्या डिटेल से देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फंडस कैमराज जो है समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास वाइड फील्ड रेटिनल इमेजिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे पास के 200 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू जो है ये आपके पास के प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक सिंगल पिक्चर में आपके पास, ठीक है। और जो हमारे पास नैरो फील्ड ऑफ व्यू थे वो हमारे पास 30 से 60 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के आपके पास प्रोवाइड कर रहे थे। इनके अब जो हमारे पास फीचर्स होंगे, ठीक है, जो कमर्शियली अवेलेबल हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। रेडकैम 2 एंड रेडकैम 3 है हमारे पास, ठीक है। पेनोरेड 1000A है, पेनोरमिक 200 और ऑप्टोमैप ऑप्टोम्स कैमरा जो है आपके पास अल्ट्रा वाइड फील्ड UWF रेटिनल इमेजिंग सिस्टम। इन सारों को जो है अभी डिटेल से थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रेडकैम 2 और 3 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एडवांस वर्जन है हमारे पास रेडकैम 120 का। तो ये हमारे पास एक मूवेबल वाइड फील्ड डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके हमारे पास कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला हमारे पास इसमें 3 चिप CCD मेडिकल ग्रेड डिजिटल वीडियो कैमराज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रेडकैम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास लाइट वेट होता है, ठीक है। और हमारे पास इजीली जो है लाइट सोर्स के साथ अटैच हो जाता है और हमारे पास एक इमेज कैप्चर यूनिट जो है क्रिएट कर रहा होता है। ये हैंड हेल्ड इमेज कैप्चर यूनिट जो है ये आपके पास कैमरा के साथ एक लॉन्ग केबल के जरिए अटैच हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हाई इंडेक्स कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट है इस इमेज कैप्चरिंग यूनिट का। ये लेंसेज आपके पास के ऑब्लिक रेज भी जो है कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, पेरिफेरल रेटिना से। ये लेंसेज आपके पास के चेंजेबल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इमेज कैप्चरिंग यूनिट के साथ जो है अटैच हुए होते हैं, ठीक है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी जो है लेंस आपके पास होता है, ठीक है, जो कि आपके पास प्री मेच्योर इन्फेंट्स के लिए यूज़ होता है, जिससे आपके पास 130 डिग्री जो है फील्ड ऑफ व्यू जो है प्रोवाइड होगा। ये यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि ठीक है ये हमारे पास 130 डिग्री जो है आपके पास फील्ड ऑफ व्यू जो है प्री मेच्योर इन्फेंट्स के लिए यूज़ होता है। स्टैंडर्ड चिल्ड्रन लेंस हमारे पास के 120 डिग्री आपके पास के प्रोवाइड करेगा। ये आपके पास चिल्ड्रन से लेके यंग अडल्ट पेशेंट्स तक के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है। ये 80 डिग्री का आपके पास जो है हायर कंट्रास्ट पीडियाट्रिक और एडल्ट इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये 30 डिग्री जो है आपके पास हाई मैग्नीफिकेशन लेंस होता है, ठीक है, फाइन डिटेल्स को क्या ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये पोर्ट्रेट लेंस जो है आपके पास एक्सटर्नल इमेजिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास एक विंडोज़ या टी कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो कि आपके पास कैमरा से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। ये यूनिट हमारे पास क्या एक मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर के साथ क्या कनेक्ट होता है। इस यूनिट में हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर होता है। फ्लैट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है हमारे पास कलर डिस्प्ले क्या दिखाता है, ठीक है। 17 इंच मॉनिटर यूजुअली होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास इमेजेस को जो है रियल टाइम मोशन क्या है हमारे पास उसका शो कर रहा होता है जब हम ये पिक्चर्स को टेक कर रहे होते हैं। ट्राई फंक्शन फुट कंट्रोल जो है हमारे पास कैमरा के साथ क्या कनेक्ट होता है, जो कि आपके पास इमेज की फोकस को, इल्यूमिनेशन को और उसकी कैप्चरिंग को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। अब हमारे पास कुछ स्पेशल फीचर्स है, ठीक है, रेडकैम 2 के कि हमारे पास कौन शेप लेंस इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास काफ़ी हैंडी है, ठीक है, होल्ड करना उन्हें हमारे पास काफ़ी इजी होता है, ठीक है, रेटिना को स्कैन करने के लिए। वाइड 130 और 120 डिग्री के जो हमारे पास लेंसेज हैं, ठीक है, रियल टाइम इमेज आपके पास फंडस का क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे पास डायग्नोसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी और हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा के लिए। इमेजेस हमारे पास क्या डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर हो रही होती है, इसलिए हमारे पास ईजी है, ठीक है, इनका यूज़ करना। कैमरा की हमारे पास क्या लार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि हमारे पास इमेजेस को क्या स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए CD में, USB में और DVD डिवाइसेस में स्टोर करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस डेटा को हमारे पास दूसरे ऑप्थोमोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स के साथ क्या है ओपिनियन के लिए क्या शेयर किया जा सकता है। इसमें हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस होता है, ठीक है, यानी आपके पास जो पेशेंट्स आए उनका रिकॉर्ड हमारे पास रखा जा सकता है, ताकि हमने अगर बाद में क्या कोई स्पेसिफिक केस को क्या स्टडी करना है, ठीक है, तो या रिव्यू करना है तो उसको हम रिव्यू भी कर सकते हैं।
ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हमारे पास कीमो रिडक्शन ठीक है थेरेपी की गई हो, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा के लिए, या आपके पास लेज़र फोटोकोगुलेशन की गई हो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के लिए, तो इनके केसेस को हमारे पास क्या है रिव्यू करना, फर्दर हमारे पास फ्यूचर में क्या है बेटर मैनेजमेंट फॉलोअप के लिए क्या है ज़्यादा बेहतरीन होगा साबित होता है। ठीक है, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी जो है हमारे पास इसके ज़रिए क्या परफॉर्म की जा सकती है, ये भी हमारे पास इसका एक मेजर क्या है फीचर होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक बैरियर फिल्टर होता है जो कि हमारे पास एंजियोग्राम को एक स्टिल मोड में रखता है और हमारे पास एक कंटिन्यूस वीडियो जो है 20 सेकंड तक की क्या प्रोवाइड करेगा। इसमें एक इन बिल्ट कलर प्रिंटर होता है जो कि हमारे पास एक प्रिंट इमेजेस लेके देगा। ठीक है, और आपके पास पेशेंट का जो है डिटेल्ड केस रिपोर्ट आपको क्या शो कराएगा। अब हमारे पास क्या फीचर्स हैं रेड कैम 3 के, तो इसके हमारे पास पहले प्रोसीजर को देख लेते हैं कि पीपल को क्या फर्स्ट डायलेट करना है। ठीक है, एनेस्थीसिया जो है हमारे पास न्यूनेट्स और इन्फेंट्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, टॉपिकल एनेस्थीसिया हमारे पास दिया जाता है। ठीक है, प्रोपागेंड आई ड्रॉप्स या आपके पास अल्केन आई ड्रॉप्स। लिड्स को हमारे पास क्या सेपरेट किया जाता है। ठीक है, लिड्स स्पेकुलम की मदद से। ठीक है, इसके लिए हमारे पास पीडियाट्रिक लिड स्पेकुलम क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, और पेशेंट को जो है यानी चिल्ड्रन को जो है हमने सुपाइन पोजीशन में क्या लिटाया होता है। हेड को क्या हमारे पास क्या फिक्सेट कराया जाता है। उसके बाद हमारे पास कपलिंग सोल्यूशन जिस तरह के मिथाइल सेलुलोज जेल जो है यूज़ की जाती है कॉर्निया पे, ताकि हमारे पास थोड़ी सी एडहेसिव हो सके। ठीक है, ये लेंस हमारे पास क्या कॉर्निया के साथ। फिर इमेज कैप्चर करने के लिए हमारे पास डिजायर्ड लेंस को जो है एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस पे क्या एडहेयर किया जाता है। फिर इल्यूमिनेशन और फोकस को हमारे पास क्या फुट स्विच के जरिए क्या कंट्रोल किया जाता है। इंटायर रेटिना का आपके पास जो है एक क्विक स्कैन आपके पास एक लाइव वीडियो मोशन में क्या है अटेन किया जाता है इमेजेस लेने से पहले। ठीक है, और जब हमारे पास डिजायर्ड फील्ड ऑफ व्यू क्या आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है, तो फिर फुट स्विच कंट्रोल से जो है उन डिजायर्ड एरिया की जो है इमेजेस जो है कैप्चर की जाती हैं। कुछ लिमिटेशन है हमारे पास रेड कैम की पिपुलरी डायलेशन जो है इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे हम पीपल को डायलेट नहीं कर सकते वहाँ पे हमारे पास इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी। सेकंड, इसकी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास कैमरा लेंस कॉर्निया कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास आईलिड स्पेकुलम का यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि आपके पास काफ़ी लिमिटेशंस जो है क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट भी इसमें होता है, और बच्चों के केस में आपके पास अगर कोऑपरेटिव नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है उन केसेस में। लैक ऑफ स्टीरोप्सिस के आपके पास 3D इमेज जो है ये आपके पास प्रोवाइड नहीं करेगा। कुछ मैग्निफिकेशन आपके पास क्या है रेटिनल फील्ड की जो है वो लॉस हो रही होती है। ठीक है, कि आपके पास वाइड एंगल जो है व्यू आपके पास क्या प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपके पास मैग्निफिकेशन जो है थोड़ी सी कम होगी। एडल्ट्स में हमारे पास यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि लेंस ओपेसिटीज़ जो है हमारे पास एडोलेसेंस स्टेज में क्या स्टार्ट हो जाती हैं और हमारे पास एज के साथ क्या ज़्यादा होती रहती हैं, और हमारे पास ऐसे केसेस में एडल्ट्स में लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। ठीक है, ज़्यादा वाइडली स्कैटर्ड होगी जिससे आपके पास कंट्रास्ट सेंसिटिविटी फर्दर क्या आपके पास डिक्रीज हो रही होती है। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि मोबाइल हमारे पास इजी टू मूव है। ठीक है, सेल्फ कंटेंट सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास। नर्सरी के अंदर क्या है आईसीयू के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओपीडीज़ में यूज़ किया जा सकता है। इजी टू यूज़ है। ठीक है, हमारे पास टेक्नीशियंस और नर्सेज भी इन्हें क्या ऑपरेट कर सकती हैं। इसको यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में थी या आपके पास क्लेरल इंडेंटेशन में थी। एक टीचिंग टूल के तौर पे आपके पास यूज़ किया जा सकता है स्टूडेंट्स को अगर हमने क्या कुछ इलस्ट्रेट करना है, या पेरेंट्स को हमने अगर क्या कुछ कॉन्सलेशंस देनी है। बहुत ही ईजी केस मैनेजमेंट इसके जरिए हम किया जा सकता है कि इमेजेस अटेंड करना, वीडियो क्लिप्स, पेशेंट डेटा, इंस्टेंट रिट्रीवल और हमारे पास साइड बाय साइड कंपैरिजन, ये सारे फंक्शन इनमें क्या एट अ टाइम क्या हम कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है कि हमारे पास पीडियाट्रिक रेटिनल डिसऑर्डर्स जो हैं इसमें इजीली क्या डायग्नोस हो सकते हैं और फिर हमारे पास फर्दर उनकी मैनेजमेंट की जा सकती है। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी रेटिनोब्लास्टोमा और हमारे पास शेकन बेबी सिंड्रोम में क्या ये उसके डायग्नोसिस के लिए क्या बेहतरीन है। या पीडियाट्रिक एंटीरियर सेगमेंट इमेजिंग, गोनियो इमेजिंग हमारे पास क्या ग्लाकोमेटिस डैमेज के लिए और आइरिस लेजन्स के लिए क्या यूजफुल है। फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी की टेक्निक भी इसके जरिए हमारे पास परफॉर्म की जा सकती है। अब हमारे पास पेनोरेट का क्या 1000 AA है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या है ट्रांसक्लेरल इल्यूमिनेशन पे हमारे पास क्या है बेस कर रहा होता है। ठीक है, ये ट्रांसक्लेरल लाइट जो है आपके पास क्या डिफ्यूज इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रही होती है। तो इस सिस्टम के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे कि मीडिया ओपेसिटीज़ में भी हमारे पास यूज़ किया जा सकता है। ऐसे केसेस में जहाँ पे आपके पास पीपल डायलेट ना किया जा सकता हो, ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास यूज़ किया जा सकता है। एडल्ट्स में भी हमारे पास यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी के साथ साथ आपके पास इंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि हमारे पास हैवीली पिगमेंटेड यूविया में हमारे पास ज़्यादा अच्छी इमेजेस नहीं प्रोवाइड करेगा, और ये टेक्नोलॉजी हमारे पास रीसेंट है इसलिए हमारे पास इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है। तो हमारे पास पेनोरामिक 200 नॉन मिड्रेटिक SLO है। ठीक है, स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या एक नॉन कॉन्टैक्ट नॉन मिड्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, जो कि आपके पास एक ग्रीन और रेड वेवलेंथ लेजर जो है आपके पास यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रीन आपके पास 532 नैनोमीटर की होगी और रेड आपके पास 633 नैनोमीटर की लेजर होती है, जो कि आपके पास एक डिजिटल इमेज जो है 2000 बाई 2000 पिक्सल्स की प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन इमेजेस की जो रेजोल्यूशन है वो आपके पास 20 से 40 माइक्रॉन पर पिक्सल जो है आपके पास होती है। एप्लीकेशंस इसकी ये हमारे पास एक स्क्रीनिंग टूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, ठीक है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन और हमारे पास ग्लाकोमेटिस डिस्क चेंजेस के लिए। फील्ड ऑफ व्यू इसमें आपके पास 200 तक जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, एक सिंगल इमेज में। लिमिटेशंस इसकी ये है कि हमारे पास टेबल माउंटेड है। ठीक है, इसको क्या मूव नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे पास स्मॉल चिल्ड्रन और अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स में इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। लास्ट में हमारे पास UWF रेटिनल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये UK की है हमारे पास ऑप्टोमैप का
तो ये हमारे पास एक ऐसा इमेजिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास 200 व्यू ऑफ रेटिना जो है एक सिंगल इमेज में क्या कैप्चर किया जा रहा होता है। इसमें भी हमारे पास क्या स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी का प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है और साथ में आपके पास जो है एलिप्सॉइडल मिरर होता है, ठीक है, जो कि आपके पास रेटिना की पेरिफेरी की इमेजेस जो है आपके पास ऑब्टेन कर रहा होता है और उसमें हमारे पास ब्राइट लाइट की जो इल्यूमिनेशन लाइटिंग है वो भी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होती है और साथ में आपके पास ना कोई कॉन्टैक्ट लेंस रिक्वायर्ड होता है, ना ही आपके पास पिपुलरी डायलेशन रिक्वायर्ड होती है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास रेड एंड ग्रीन रिफ्लेक्टेंस इमेजिंग जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फंडस ऑटोफ्लोरेसेंस भी इसके जरिए पॉसिबल है और फ्लोरेसेंट इंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी भी इसके जरिए क्या पॉसिबल है। अब हमारे पास फंडस इमेजिंग है, ठीक है, स्मार्टफोन के साथ। तो स्मार्टफोन के जरिए भी हमारे पास ये एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की तरह क्या काम कर रहा होता है और जब हम इसे क्या है कंडेंसिंग लेंस के साथ क्या कपल कर देते हैं, ये एज अ डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप भी क्या है काम कर सकता है, लेकिन उसमें हमारे पास मॉडिफिकेशन इतनी नहीं होगी, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास क्या पेशेंट की पीपल का डायलेट करना भी हमारे पास ज़रूरी होगा यंग पेशेंट्स में। ये आपके पास सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए क्या हमारे पास यूज़फुल है, ठीक है, और इसके ज़रिए जो है हम फाइंडिंग्स जो है इतनी जो है डायग्नोस्टिक लेवल पे क्या नहीं ली जा सकती, लेकिन हमारे पास ईजी टू यूज़ है और हमारे पास क्या काफ़ी इनएक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। इसकी आगे डिटेल्स भी आएंगी, उनको भी देखेंगे। अब RTX1 एडाप्टिव ऑप्टिक्स रेटिनल कैमरा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नॉन इन्वेसिव इन वीवो, ठीक है, इन फेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेटिना की इमेजेस जो है एक बेहतरीन रेजोल्यूशन के साथ बन रही होती हैं। ये हायर ऑर्डर एब्रेजन्स को जो है हमारे पास क्या है एलिमिनेट कर रहा होता है, जो हमारे पास कॉर्निया और लेंस से बन रहे होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास डिफॉर्मेबल मिरर के जरिए ये कर रहा होता है, जिससे हमारे पास वेव फ्रंट डिस्टॉर्शंस के इफेक्ट जो है हमारे पास रिड्यूस हो जाएंगे। इस एडाप्टिव ऑप्टिक्स इमेजिंग की जो हमारे पास मेन एप्लीकेशन है वो हमारे पास इसका फोटोरिसेप्टर मोज़ेक है, ठीक है। इसकी एक रेगुलरिटी है और इसकी जो स्पेसिंग है, ठीक है, और डेंसिटी है इमेजिंग की हमारे पास, वो इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन इसकी हमारे पास ज़रा सी एक्सेप्शनल है, ठीक है, 2 से 3 माइक्रॉन्स तक की हमारे पास इसकी रेजोल्यूशन है। एक्स्ट्रा फोवियल कोन फोटो रिसेप्टर्स तक आपके पास क्या एग्जामिनेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आर्टियोलर स्ट्रक्चर को भी हम देख सकते हैं, यानी ल्यूमेन एंड वॉल को, ठीक है। थिन बॉर्डर्स ऑफ मैकुलर लीजन्स, जिस तरह के हमारे पास मैक्टल टाइप 2 और हमारे पास थिन बॉर्डर ऑफ लेमिना साइब्रोसा, ठीक है, और माइक्रोसिस्टिक एडिमा, नर्व फाइबर बंडल्स जो है डिस्क एजेस पे, ये सारे हम इसके जरिए जो है एग्जामिन कर सकते हैं। सेंट्रल हमारे पास ये 4x4 डिग्री एरिया की इमेज के कैप्चर करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास पैनोरामिक एरिया जो है हम इसके जरिए ऑब्टेन कर सकते हैं, जिससे हम फिर लार्जर एरिया को जो है स्टडी कर सकते हैं। ये सिस्टम हमारे पास क्या स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोप SLO के साथ क्या है कपल किया जाता है, ठीक है। फ्लड इल्यूमिनेटेड कैमरा RTX1 और हमारे पास ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के साथ क्या है इसको क्या कपल किया जाता है, इसके साथ कंबाइन किया जाता है। काफ़ी बेहतरीन एक्यूरेसी है इसकी हमारे पास, ठीक है, और इसके जो है क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमारे पास चल रहे हैं ताकि न्यू थेरेपीज़ जिस तरह की रेटिनल डिजनरेशन में हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए भी इन पे क्या क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। लिमिटेशन इसकी है कि हमारे पास नॉर्मेटिव डेटा जो है थोड़ा सा हमारे पास कम होगा और डेमोग्राफिक डेटा जो है बिल्कुल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। और सेकंड ये कि हमारे पास फोवियल सेंटर में जो है हमारे पास रेजोल्यूशन ज़रा सी कम है, ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। अच्छा, अब हमारे पास क्या लेज़र स्कैनिंग इमेजिंग टेक्निक्स है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो हमारे पास स्कैनिंग लेज़र ऑप्थेल्मोस्कोपी है। ये हमारे पास क्या वेब पोमेन रेड सेफ ने और हमारे पास हर्किश ने जो है 1979 में जो है इन्वेंट की थी। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब हमारे पास इल्यूमिनेशन सिस्टम है, यानी आपके पास रेटिना को पॉइंट बाय पॉइंट जो है सैंपल लिए जा रहे होते हैं, ठीक है, इमेज कैप्चर की जा रही होती है एज अ होल, जिस तरह के हमारे पास कन्वेंशनल फंडस कैमरा में लिए जा रहे होते थे। अब इसका प्रिंसिपल जो है हमारे पास क्या है, ये एक इन्वर्टेड ऑप्थेल्मोस्कोप के प्रिंसिपल पे क्या काम कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि एक स्मॉल इल्यूमिनेशन अपर्चर से जो है लाइट को आई को क्या इल्यूमिनेट किया जाता है और एक लार्ज विंग अपर्चर जो है आपके पास सारी लाइट जो है जो इमिट होकर आ रही थी उसको क्या कलेक्ट करेगा। स्मॉल अपर्चर से जो है आपके पास क्या है एक नैरो बीम ऑफ लाइट के प्रोड्यूस होगी, जो कि आपके पास क्या है मोस्ट ऑफ ऑकुलर मीडिया ओपेसिटी से क्या पास कर जाएगा, जिस तरह के कॉर्नियल स्कार्स हो गए, कैटरेक्ट हो गए या विट्रस हेमरेज हो गए, ठीक है, और आपके पास रेटिना तक जो है ये लाइट रेस पहुंच जाएंगी ताकि आपके पास सारी जो रेटिनल सर्फेस डिटेल है वो आपके पास आ जाए। एक लाइव वीडियो इमेज जो है रेटिना की आपके पास क्या डिस्प्ले हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर पे, और इन टेस्ट रिजल्ट्स को फिर हमारे पास डिजिटली रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, तो हमारे पास क्या स्कैनिंग लेजर एक्विटी पोटेंशियल टेस्ट, यानी आपके पास इसके अंदर जो लेटर ई होता है वो आपके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ विजुअल एक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। आपके पास 20/1000 से लेकर 20/60 आपके पास के पेशेंट की रेटिना पे डायरेक्ट हो रहे होते हैं। एग्जामिनर जो है इन लेटर्स को जो है फोवियल रीजन पे या एक्स्ट्रा फोवियल लोकेशन पे क्या मैकुला के अंदर क्या जो है पॉइंट कर सकता है, ठीक है, ताकि एक स्पेसिफिक एरिया की जो है पोटेंशियल विजुअल एक्विटी को नोट कर सके। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें आपके पास सेंट्रल फिक्सेशन जो है लॉस हो गई हो, लेकिन फिर भी उसमें हमारे पास ई सेंट्रिक विजन जो है वो हमारे पास हो। ये हमारे पास एक डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है, कि आपके पास इंटीरियर सेगमेंट में आपके पास क्या कोई प्रॉब्लम हो या आपके पास ओवरऑल विजुअल कोई डिसफंक्शन हो, ठीक है, किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से या किसी और वजह से, तो इसमें हमारे पास डिफरेंशिएट करने में क्या हेल्प करता है। सेकंड हमारे पास माइक्रो पेरीमेट्री है, ठीक है, या स्कोटोमेट्री है। तो ये हमारे पास क्या एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ रेटिना जो है वो हमारे पास उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए क्या हमारे पास एक विजुअल स्टिमुलाई यूज़ किया जाता है, ठीक है, और फिर एक मैप की मदद से आपके पास क्या सीइंग और नॉन सीइंग एरियाज़ के बीच में क्या डिफरेंशिएट किया जा रहा होता है। अगर सेंट्रल विजन हमारे पास लॉस्ट होगी, ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास जो है वो जो है स्पेसिफिकली जो है ट्रेन किया जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एडजेसेंट रेटिनल साइड पे जो कि आपके पास सेंट्रल विजुअल फंक्शन जो है परफॉर्म कर रही होती है, तो उस एरिया को जो है हम इसके जरिए फाइंड कर सकते हैं।
हाई स्पीड फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी या इंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी जो है इसके जरिए के परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। 30 इमेजेस पर सेकंड जो है ये आपके पास प्रोड्यूस करेगा। साथ में रियल टाइम वीडियो सीक्वेंस भी जो है ऑकुलर ब्लड फ्लो का जो है आपके पास शो कर सकता है। फंडस कैमरा सीक्वेंस जो है हमारे पास वो जो है उसकी जो लिमिटेशंस है वो हमारे पास फ्लैश रिसाइकलिंग से होती है, ठीक है। इससे हमारे पास 1 to 2 फ्रेम्स पर सेकंड का हमारे पास थोड़ी सी अनरिलायबिलिटी आ सकती है, ठीक है। इसके डिटेल्स में इसकी जो है हायर स्पीड है, ठीक है, इमेज टेकिंग की, ये आपके पास क्या है कंप्लीटली जो है कोरियो रेटिनल फिलिंग सीक्वेंस को जो है कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। और बहुत ही एक्यूरेटली आपके पास कोराइडल वेसल्स जो है आपके पास क्या है वो न्यू वेस्कुलर मेम्ब्रेन्स की जो है हमारे पास शो हो रही होती हैं। इसके ज़रिए हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट भी क्या पॉसिबल है, ठीक है, ARMD की यानी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन की, ठीक है। हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी जो है ये इसमें क्या हमें प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास स्कैनिंग लेज़र ऑप्थेल्मोस्कोपी SLO और हमारे पास कन्वेंशनल फंडस कैमरा में क्या डिफरेंशिएट्स हैं। तो हमारे पास जो SLO है ये हमारे पास रेटिना को पॉइंट बाय पॉइंट क्या मेजर कर रहा होता है, और हमारे पास फंडस कैमरा जबकि है वो खाली एक इमेज एज अ होल क्या लेगा। SLO में हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ रेटिना जो है वो आपके पास 10 लाख ऑफ अ सेकंड में जो है कैप्चर हो रही होती है, जबकि कन्वेंशनल फंडस कैमरा में कुछ मिली सेकंड्स हमारे पास जो है इमेज कैप्चर करने में लगते हैं। SLO में हमारे पास एक टेम्पोरल इमेज जो है कैप्चर हो रही होती है, जबकि कन्वेंशनल फंडस कैमरा में आपके पास एक स्पेशल इमेज जो है कैप्चर हो रही होती है। SLO में हमारे पास लाइट सोर्स जो है वो लेज़र होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास वाइड लाइट इमेजिंग जो है अचीव करता है, ठीक है। जबकि आपके पास कन्वेंशनल जो वाइड लाइट फंडस फोटोग्राफी है उसके मुकाबले में ये SLO की जो हमारे पास ये लेज़र है, ठीक है, ये हमारे पास पिन पॉइंट होती है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा बेटर रहती है। इसके कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास के कन्वेंशनल फंडस कैमरा के मुकाबले में। तो पहला ये कि लो लाइट लेवल होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेज़र यूज़ हो रही होती है। हाईली लाइट एफिशिएंट है, ठीक है, कंटिन्यूस इमेजिंग प्रोवाइड करता है। लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड क्या प्रोवाइड करेगा, और इमेजेस भी आपके पास क्या है फ़ौरन से अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, रिव्यू के लिए। हाई कैप्चर स्पीड है आपके पास, ठीक है, जो कि आपके पास डिफरेंट स्टडीज़ हो गई जिस तरह के ब्लड फ्लो उनके लिए भी हमारे पास यूज़फुल है। मीडिया ओपेसिटीज़ में भी हमारे पास क्या है एक्सीलेंट इमेजिंग जो है हमें प्रोवाइड करेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमारे पास जो है स्कैनिंग लेज़र ऑप्थेल्मोस्कोपी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा गाइस, अब हमारे पास कॉन्फोकल स्कैनिंग लेज़र ऑप्थेल्मोस्कोपी है, ठीक है। तो इसे हमारे पास SLT भी कहते हैं, और हमारे पास ये वेब और एसोसिएट्स ने जो है 1987 में जो है इसको इन्वेंट किया था। कॉनफोकल का वर्ड जो है हमारे पास कंजुगेट और फोकल के वर्ड से जो है हमारे पास मिल के बना है। ये हमारे पास क्या फोकल प्लेन इन रेटिना क्या डिस्क्राइब कर रहा होता है, और हमारे पास फिर क्या है इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या कंजुगेट पोजीशंस में हमारे पास इमेज सेंसर लगे होते हैं। ये कॉन्फोकलिटी अचीव करने के लिए क्या हम एक पिन होल जो है डिटेक्टर के सामने प्लेस करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास लेजर को क्या फोकस कराता है, ठीक है, कंजुगेट पोजीशन में। जितना आपके पास पिन होल का साइज होगा वो आपके पास डिसाइड करेगा कि आपके पास डिग्री ऑफ कॉन्फोकलिटी क्या होगी। जितना आपके पास स्मॉल पिन होल अपर्चर होगा उतना आपके पास हाईली कॉन्फोकल इमेज बनेगा। तो कमर्शियली अवेलेबल कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी में हमारे पास HRT और टॉप SS है, ठीक है। सबसे पहले हम हाइडेलबर्ग रेटिना टोमोग्राफी HRT को देखते हैं। कमर्शियली अवेलेबल इसमें हमारे पास HRT1 है, ठीक है। 1991 में क्या ये इन्वेंट हुआ था, और हमारे पास HRT2 जो है HRT2C जो है ये आपके पास अप्रैल 1999 में क्या है हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया गया था। दोनों मॉडल्स में हमारे पास लेज़र सोर्स जो है वो हीलियम नियॉन डायोड लेज़र होते हैं, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ आपके पास 670 नैनोमीटर होगी। इस लेज़र स्कैन्स के जरिए जो है हमारे पास जो XY प्लेन होंगे, ठीक है, रेटिना के, वो हमारे पास कॉन्फोकल ऑप्टिकल सेक्शंस में क्या है हम अचीव करेंगे। एक बार जब हमारे पास वन प्लेन क्या है स्कैन हो जाए तो लेज़र को क्या थोड़ा सा उसके फोकस को चेंज करके हमारे पास थोड़ा सा डीपर प्लेन ऑफ रेटिना जो है हम विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये उस वक्त तक हम करते रहेंगे जब तक हमारे पास सारे ऑप्टिकल सेक्शंस और सारी डेप्थ ऑफ फंडस जो है हम अचीव ना कर लें। अब इंस्ट्रूमेंट प्रोफाइल की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास स्मॉल है, लाइट है, पोर्टेबल है, ठीक है, और टेबल माउंटेड होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक नोटबुक कंप्यूटर भी हमारे पास रिक्वायर्ड होता है। बटन प्रेस करते ही हमारे पास क्या 32 मिली सेकंड्स में ही हमारे पास इमेज अटेन हो जाती है, ठीक है, और उसका रिपीटेशन रेट भी हमारे पास 20 हर्ट्ज का है, ठीक है। 2 डायमेंशन इमेज आपके पास प्रोवाइड करेगा। इमेज की जो हमारे पास डेप्थ होगी वो हमारे पास 4 to 6 mm की होगी, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पास इसकी जो करेक्ट लोकेशन है फोकल प्लेन में वो हमारे पास क्या डिनोट करेगा। साथ में क्या है रिक्वायर्ड स्कैन डेप्थ हमारे पास जो आई में चाहिए, और साथ में जो प्रॉपर सेंसिटिविटी है जो कि आपके पास इमेजेस के लिए रिक्वायर्ड होती है ताकि उसकी ब्राइटनेस वगैरह हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो, तो ये सारे काम आपके पास सॉफ्टवेयर करेगा। HRT ऑपरेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है आपको क्या है एक रेफरेंस प्लेन भी क्या इंडिविजुअल आई के हिसाब से क्या प्रोवाइड करके देगा। ये रेफरेंस प्लेन जो है ये आपके पास क्या है पेरीपेपिलरी रेटिनल सरफेस के साथ हमारे पास पैरेलल होगा, और हमारे पास 50 माइक्रोन जो है पोस्टीरियर पड़ा होगा, ठीक है, रेटिनल सरफेस से, ठीक है। और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या पेपिलो मैकुलर बंडल के पास होगी। स्पेसिफिक डिफिनेशन की वजह यह है कि हमारे पास जब ग्लाकोमा डेवलप होता है तो उसमें नर्व फाइबर जो है हमारे पास पेपिलो मैकुलर बंडल के पास सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रहती हैं, ठीक है। और हमारे पास नर्व फाइबर लेयर की जो थिकनेस होती है वो उस वक्त हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या 50 माइक्रोन होती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे उस हिसाब से क्या एजम्पशन ली जा रही होती है ताकि हमारे पास एक स्टेबल रेफरेंस प्लेन जो है अचीव हो। अब जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या रेफरेंस प्लेन से हमारे पास बिलो आएंगे, ठीक है, उनको क्या कब कंसिडर किया जाएगा, और जितने स्ट्रक्चर्स आपके पास अबव रेफरेंस प्लेन आएंगे उसे हमारे पास विद इन द काउंटर लाइन जो है कंसिडर किया जाएगा।
अब हमारे पास एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ टोपोग्राफी इमेज है, तो हमारे पास HRT1 और HRT2 में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इमेज एक्विजिशन हमारे पास HRT1 की यूँ होगी कि हमारे पास 32 स्कैन्स आपके पास क्या रेटिना के लेगा, बोथ एक्स वाई एरिया में आपके पास क्या ऑप्टिकल सेक्शंस लेगा, और हमारे पास जो डेप्थ है रेटिनल स्ट्रक्चर की वो भी हमारे पास उसको अंडर इन्वेस्टिगेट रखता है। फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास के 3 लेवल्स पे हम सेट कर सकते हैं, एक 10x10 डिग्री का, 15x15 और 20x20 डिग्री का। डेप्थ भी हम क्या सेट कर सकते हैं 0.5 से 4 mm के बीच में, और हमारे पास 0.5 mm स्टेप्स में हम इसे चेंज कर सकते हैं। 32 ऑप्टिकल सेक्शंस हमारे पास क्या है इन डेप्थ लेवल्स में क्या हमारे पास बन रहे होते हैं, तो इनकी जो स्पेसिंग है सेक्शंस के बीच में हमारे पास क्या काफ़ी क्लोज होती है, ठीक है, लोअर डेप्थ लेवल्स पे, और हमारे पास ग्रेटर रहती है हायर डेप्थ लेवल्स पे। कैमरा हमारे पास क्या 15 mm के फासले पे क्या रखना होता है एग्जामिन आई से, और ऑपरेटर जो है हमारे पास फिर क्या है ऑप्टिक डिस्क को जो है सेंटर करता है, ठीक है, मॉनिटर के ऊपर। फिर HRT1 सॉफ्टवेयर के जरिए क्या क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, जो कि आपके पास ऑपरेटर को क्या इन्फॉर्म करता है कि आया हमारे पास इमेज सीरीज जो है वो गुड क्वालिटी की आ रही है या नहीं। फिर उसके बाद के फोकस और डेप्थ सेटिंग्स को हमारे पास क्या चेंज किया जाता है, ठीक है, तब तक जब तक हमारे पास एक ऑप्टिमम सीरीज जो है एक्वायर्ड ना हो जाए। ऑपरेटर को ये सारी एग्जामिनेशंस के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास कोई इमेज डिस्टॉर्टिंग आई मूवमेंट्स ना हो। ऐसे केसेस में जो है हमारे पास उस पूरी सीरीज़ को क्या रिजेक्ट किया जाता है जो इमेज हमने ऑब्टेन की होती है। नॉर्मली हमारे पास क्या 3 ऑप्टिमम इमेज सीरीज़ जो है ऑब्टेन की जाती है हर आई के लिए, ठीक है, उसको फिर एग्जामिन किया जाता है। फिर उसके बाद टोपोग्राफी इमेजेस हमारे पास जनरेट की जाती है। अब हमारे पास जनरेशन ऑफ टोपोग्राफी इमेज है, तो इसमें हमारे पास कॉन्फोकल सेक्शन होगा 32 इमेज सीरीज़ का, जो कि हमारे पास 256x256 पिक्सल्स की हमारे पास इमेज क्रिएट करके देगा। हर पिक्सल पे आपके पास क्या ब्राइटनेस भी क्या वेरी कर रही होगी, ठीक है, और एक्स वाई पोजीशंस में आपको क्या ये सीरीज़ प्रोवाइड करेगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी की जो हमारे पास पिक्सल अटेन हो रही होती है 32 सीरीज़ के जरिए से हमारे पास जी प्रोफाइल कहते हैं। लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो हमारे पास क्या है लोकेशन बन के आ रही होती है, ठीक है, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, उसे हमारे पास जी प्रोफाइल कहते हैं। इस प्रोफाइल मैक्सिमम को डिटरमाइन करने से जो है हम हर पिक्सल की हाइट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर टोपोग्राफी मैप हमारे पास एक कलर कोडेड रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ईच पिक्सल पोजीशन की, और इसमें हमारे पास 32 सीरीज होती है। हर 32 कन्फोकल सेक्शंस जो है हमारे पास एक आर्बिट्री रेड वैल्यू हमारे पास प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेक्शन 1 आपके पास डार्क रेड होगा, ठीक है, सेक्शन 32 आपके पास सैचुरेटेड वाइट होगा, और आपके पास सेक्शंस के जो बीच में है आपके पास वो रेडनेस थोड़ी सी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है, 1 से लेके आपके पास 32 तक, ठीक है, इक्वल स्टेप्स पे। इसके साथ ही आपके पास क्या एक रिफ्लेक्टिविटी इमेज जो है आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है, जो कि आपके पास बहुत सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑप्टिक डिस्क की क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हमारे पास HRT2 की इमेज एक्विजिशन है, तो ये हमारे पास HRT1 से क्या थोड़ी सी डिफरेंशिएट करेगी। पहला तो यह है कि आपके पास वन फील्ड ऑफ व्यू होता है इसमें 15 डिग्री का, और हमारे पास ईच ऑप्टिकल सेक्शन जो है उसकी रेजोल्यूशन आपके पास 384x384 पिक्सल्स होगी। HRT1 में हमारे पास एक फंक्शन मिसिंग था, इसमें हमारे पास मौजूद है कि आपके पास ऑप्टिक नर्व हेड और आपके पास मैकुलर इमेजेस दोनों क्या इसके जरिए ऑब्टेन हो सकती है। इसके अलावा HRT2 को हमारे पास सिर्फ ऑप्टिक नर्व हेड इमेजेस जो है अटेन करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इमेज एक्वायर करने के लिए ऑपरेटर जो है पेशेंट की डिटेल्स और हमारे पास रफ सेटिंग्स जो है आपके पास जिस आई की एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है, और उसकी क्या रिफ्रैक्शन वगैरह क्या पुट कर देता है। पेशेंट को हमारे पास क्या इंटरनल फिक्सेशन लाइट की तरफ क्या फिक्सेट कराया जाता है, जिससे आपके पास एक ऑटोमेटिक सेंट्रेशन जो है ऑप्टिक नर्व हेड की क्या अटेन हो जाती है मॉनिटर पे। फिर एक्विजिशन बटन को क्या एक्टिवेट किया जाता है, और हमारे पास कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी जो है आपके पास इमेज एक्वायर कर लेती है। ऑटोमेटिक प्री स्कैन आपके पास क्या है 4 to 6 mm के आपके पास डेप्थ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और जो हमारे पास इमेजेस इस प्री स्कैन से ऑब्टेन हो रही होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको क्या ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूट करके उसकी क्या करेक्ट लोकेशन हमारे पास फोकल प्लेन उसका क्या डिस्क्राइब करेगा। और फिर हमारे पास उस रिक्वायर्ड स्कैन डेप्थ जो हमारे पास उस आई के लिए रिक्वायर्ड है, और हमारे पास जो सेंसिटिविटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए उसकी ब्राइटनेस को हमारे पास खुद ही ऑटोमेटिकली करेक्ट करके देगा। सिस्टम हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है 3 इमेजेस ऑब्टेन करके देता है, ठीक है, और उसके हमारे पास पहले से प्री डिटरमाइंड एक्विजिशन पैरामीटर्स भी हमारे पास प्रोवाइड करेगा। जितनी नंबर ऑफ इमेज प्लेन्स हम क्या एक्वायर करते हैं पर सीरीज वो हमारे पास डिपेंड करेगी, ठीक है, कि स्कैन डेप्थ हमारे पास कितनी है, ठीक है, 16 इमेजेस पर मिलीमीटर स्कैन डेप्थ यूजुअली जो है आपके पास रिक्वायर्ड होती है। ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल होता है, ठीक है, इमेज एक्विजिशन के दौरान अगर आपके पास एक या दो से ज़्यादा एक्वायर्ड इमेज सीरीज जो है वो ज़्यादा यूज़ ना हो सकी, तो हमारे पास एडिशनल इमेजेस जो है ऑटोमेटिकली जो है जनरेट हो जाएंगी। इसके बाद इन इमेजेस को जो है हार्ड डिस्क में क्या हमारे पास क्या सेव कर लिया जाता है, और हमारे पास 3 टोपोग्राफी इमेजेस और हमारे पास मीन टोपोग्राफी इमेज जो है उनको क्या ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूट कराया जाता है। इस सेमी ऑटोमेटेड इमेज एक्विजिशन जो HR2 में है हमारे पास है, इसका फ़ायदा हमारे पास क्या बिजी प्रैक्टिस सिचुएशंस में होता है, जहाँ पे आपके पास ऐसा स्टाफ जिनका हमारे पास एक्सपीरियंस कम हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने में, वो भी हमारे पास इमेजेस को एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास फिक्सेशन जो है वो ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हमारे पास इमेज एनालिसिस और एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला ये कि हमारे पास ग्लाकोमा में हमारे पास क्या स्कैनिंग लेजर टोमोग्राफी के जरिए कैसी इमेज आएगी, तो इसको ऑब्टेन किस तरह करना है, ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला तो ये कि इनिशियल एग्जामिनेशन टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नॉर्मल आइज ग्लाकोमा सस्पेक्ट्स एंड ग्लाकोमेटिस आइज, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग पर्पस के लिए कि नॉर्मल आई को हमारे पास ग्लाकोमा सस्पेक्ट्स और ग्लाकोमेटिस आई से हमारे पास डिफरेंशिएट किया जाए। तो हमारे पास टोपोग्राफी और रिफ्लेक्टिविटी इमेज किस तरह होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो टोपोग्राफी इमेज है ये आपके पास एक कलर कोडेड मैप होता है, तो जो रेडर एरियाज होते हैं आपके पास वो आपके पास सरफेस पे होंगे, और जो वाइट एरियाज होते हैं वो आपके पास डीपर जो है नजर आएंगे स्कैन के अंदर। ये रिफ्लेक्टिविटी इमेज जो है आपके पास एक मीन ब्राइटनेस जो है सारी इमेजेस की क्या प्रोवाइड कर रही होती है। इस रिफ्लेक्शन इमेज में आपके पास ऑप्टिक नर्व हेड को 6 सेक्टर्स में क्या डिवाइड किया होता है,
और फिर इसको हमारे पास क्या है नॉर्मल डेटाबेस के साथ क्या हमारे पास कंपेयर किया जा रहा होता है, फिर इसकी क्या क्लासिफिकेशन की जा रही होती है। तो मूर फील्ड्स हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस हमारे पास यूएमपी यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, कि आपके पास जो रिम एरिया, ठीक है, वो आपके पास ग्रीन एंड ब्लू होगा और आपके पास जो डिस्क एरिया वो ग्रीन, ब्लू एंड रेड नजर आएगा, ठीक है, ईच सेक्टर के लिए। फिर इसको क्या हमारे पास नॉर्मल डेटाबेस के साथ क्या कंपेयर किया जा रहा होता है। पेशेंट की एज और हमारे पास ओवरऑल डिस्क साइज के हिसाब से क्या है आई को हमारे पास फिर क्या क्लासीफाई किया जा रहा होता है कि हमारे पास विद इन नॉर्मल लिमिट है, बॉर्डर लाइन पे, या आपके पास आउटसाइड नॉर्मल लिमिट है। यानी आपके पास नॉर्मल आइज हैं, या आपके पास इसमें ग्लाकोमा सस्पेक्ट्स है, या आपके पास क्या ये ग्लाकोमेटस आइज हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट प्रोफाइल, यानी आपके पास जो हाइट प्रोफाइल है वो आपके पास वाइट हॉरिजॉन्टल और वाइट वर्टिकल लाइन जो है टोमोग्राफी इमेज में हमारे पास शो करेगी। इसमें जो हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है, रेड कलर की, वो आपके पास क्या रेफरेंस प्लेन की लोकेशन को इंडिकेट कर रही होती है। यानी आपके पास कप और न्यूरो रेटिनल रिम के बीच में जो सेपरेशन है उसको हमारे पास डिफाइन कर रही होती है। 2 ब्लैक लाइन्स होंगी, ठीक है, जो कि आपके पास परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, हाइट प्रोफाइल के साथ। ये आपके पास क्या है डिस्क की बॉर्डर्स को हमारे पास क्या डिनोट कर रही होंगी। मीन हाइट काउंटर ग्राफ, यानी हमारे पास जो हाइट डिफरेंस होगा, ठीक है, रेफरेंस लाइन का रेड और हमारे पास हाइट प्रोफाइल का, ठीक है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस आपके पास क्या डिफाइन कर रही होगी। इसके अंदर अब हमारे पास क्या स्टीरियोमेट्रिक एनालिसिस होता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हेड का। ये हमारे पास ऑपरेटर जो है कर रहा होगा, ठीक है, उसे जो है ऑप्टिक नर्व हेड का जो एज है वो आपके पास डिफाइन करना होता है। ये माउस की मदद से क्या क्लिक करके क्या किया जाता है। जब आपके पास ऑप्टिक नर्व हेड मार्जिन जो है आपके पास डिनोट हो जाए, यानी आपके पास काउंटर लाइन जो कि आपके पास मैच कर रही हो, ठीक है, इनर एज ऑफ स्क्लेरल रिंग के साथ, यानी इलेस्ट्रो रिंग के साथ, ठीक है, ये आपके पास डिफाइन हो जाए तो फिर आपके पास एरिया वॉल्यूमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है ऑप्टिक नर्व हेड की जो है ऑब्टेन की जा सकती है। तो ये जो रिजल्ट होता है ये आपके पास स्टीरियोमेट्रिक पैरामीटर्स की बेस पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो आपके पास डिस्क एरिया कप है, रिम एरिया कप एंड रिम वॉल्यूम, और हमारे पास मीन एंड मैक्सिमम कप डेप्थ मेजर फॉर द 3D शेप ऑफ द कप, और साथ में मीन थिकनेस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जो है आपके पास इसमें क्या हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टीरियोमेट्रिक पैरामीटर्स में आपके पास क्या HRT चेंज भी जो है आपके पास क्या डिफाइन किया जा रहा होता है, ठीक है, जब आपके पास ग्लाकोमा प्रोग्रेस कर रहा हो। और साथ में स्टैंडर्ड एरर्स जो कि आपके पास विजुअल फील्ड में क्या देखे जा रहे होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है, और उसके वजह से जो हमारे पास क्या ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे पास ये पैरामीटर्स क्या काफ़ी यूजफुल होते हैं, ठीक है, और हमारे पास डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास क्या पता लगा के दे देते हैं। लेकिन हमारे पास फिजियोलॉजिकल वेरिएबिलिटी जो है आपके पास ऑप्टिक नर्व हेड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसकी काफ़ी हाई है, इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस इसमें क्या देखी जा सकती है। डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें पैरामीटर काफ़ी ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए हमारे पास क्या है काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। एडवांस केसेस के अलावा जितने भी केसेस हैं उनमें हमारे पास क्लासीफाई करना कि हमारे पास ये जो आई है ये हमारे पास नॉर्मल है या ग्लाकोमेटस है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल स्टीरियोमेट्रिक पैरामीटर्स की बेस पे हम ये नहीं डिफाइन कर सकते। तो अब हमारे पास डिस्क एनालिसिस है, ठीक है, HRT2 के जरिए, तो हमारे पास मूर फील्ड्स का एनालिसिस फीचर यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। जब हमने काउंटर लाइन को क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ड्रॉ कर लिया, तो हम मूर फील्ड्स रिग्रेशन फीचर का क्या हेल्प लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास क्या ऑप्टिक डिस्क और आपके पास जो नॉर्मल डेटाबेस है, ठीक है, उसको आपके पास क्या कंपेयर करके दे रहा होता है ताकि आपके पास नॉर्मेलिटी ऑफ द डिस्क है वो हमारे पास प्रेडिक्ट की जा सके। आपके पास इनके टेस्ट में क्या कुछ वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिस तरह आपके पास क्या मैनुअल काउंटर लाइन ड्राइंग हो गया, इंटर और आपके पास इंट्रा टेस्ट एग्जामिनेशन। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास मूर फील्ड्स का स्टडी जो है हमारे पास काम आएगी। इसमें हम क्या रिम एरिया को क्या सेक्टर्स में क्या स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक होल कॉलम जो है आपके पास टोटल ऑप्टिक नर्व हेड एरिया को जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक सेक्टर में क्या हमारे पास दिखा रहा होगा। फिर इसको हमारे पास क्या परसेंटेज ऑफ रिम एरिया में क्या डिवाइड किया जाता है, ठीक है, कि हमारे पास इसमें ग्रीन कितना है, ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर रेड पोर्शन कितना है। एज डिपेंडेंट लिमिट्स भी इसके अंदर हमारे पास क्या लगाई जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिम जो है वो आपके पास इक्वल हो या ये आपके पास 95% लिमिट से ज़्यादा हो तो आपके पास रिस्पेक्टिव सेक्टर जो है उसको हमारे पास विद इन नॉर्मल लिमिट कंसिडर किया जाता है। और अगर आपके पास ये परसेंटेज ऑफ रिम जो है आपके पास 95 से 99 के बीच में हो तो आपके पास बॉर्डर लाइन पे होता है। और आपके पास अगर 99% से कम हो, ठीक है, या 99% हो तो आपके पास इसे आउटसाइड नॉर्मल लिमिट क्या कंसिडर किया जाता है। तो अब हमारे पास फॉलो अप एग्जामिनेशन है, ठीक है, ताकि हम ग्लाकोमा की प्रोग्रेशन को क्या है देख सकें। तो ग्लाकोमा हमारे पास प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है और हमारे पास क्या है जो वक्त के साथ जो है ये क्या ज़्यादा होती रहती है, इसलिए हमारे पास क्या है इसके प्रोग्रेशन को क्या है हमने बार बार क्या है डायग्नोज करते रहना है और इसकी मैनेजमेंट की तरफ हमें प्लानिंग बनानी है। तो बेस लाइन मेजरमेंट्स इसमें हमारे पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि जस्ट ये पैरामीटर्स हमारे पास क्या है काफ़ी नहीं होते। इसीलिए हमारे पास इमेज क्वालिटी, ठीक है, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ी सी आपके पास डेविएट कर रही होती है, ठीक है, वो आपके पास गुड होनी चाहिए, ठीक है। और हमने ये देखना है कि उसमें हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व हेड है वो आपके पास बिल्कुल सेंटर्ड हो, एलिमिनेटेड हो, और आपके पास जो रिफ्रैक्टिव एरर हमने दिया है प्रोवाइड किया है उसमें हमारे पास आई मूवमेंट्स भी हमारे पास मिनिमम से मिनिमम हो। डिस चेंजेस हमारे पास फ्रीक्वेंट रहती है और हमारे पास फील्ड क्या बार बार चेंज हो रही होती है, ठीक है। इसके प्रोग्रेशन में हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स आपके पास के बेस लाइन और 3 फॉलो अप्स में अगर एक जैसी आ गई तब हम क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो टोपोग्राफिक चेंज एनालिसिस को हम क्या 2 मेथड्स के जरिए क्या एनालाइज कर सकते हैं। पहला ये कि आपके पास चेंज प्रोबेबिलिटी मैप्स, ये आपके पास रेफरेंस प्लेन और काउंटर लाइन से इंडिपेंडेंट होते हैं और आपके पास ऑटोमेटिकली जो है मीन टोपोग्राफी इमेजेस को क्या कंप्यूट कर रहे होते हैं। रेड इसमें क्या आपके पास सिग्निफिकेंट डिप्रेशन को क्या डिस्क्राइब करेगा और ग्रीन आपके पास क्या सिग्निफिकेंट एलिवेशन को डिस्क्राइब करेगा। इसमें जो आपके पास चेंज है उसको कैलकुलेट आपके पास सरफेस हाइट के जरिए किया जाता है और ये आपके पास माइक्रोन्स में क्या मेजर की जाती है, ठीक है, और आपके पास इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है सिलेक्ट की जाती है। एक हाइट चेंज को हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है तब जब आपके पास ये 2 डिफरेंट
पोजीशन में एटलीस्ट या आपके पास 3 पोजीशन में जो है कंसेक्यूटिव फॉलो अप एग्जामिनेशंस में आपके पास क्या है इसकी हाइट देखने को मिले, या आपके पास ऐसे रीजन में हो जहाँ पे आपके पास एटलीस्ट 20 कनेक्टेड सुपर पिक्सल्स आपके पास देखने को मिले। सेकंड, आपके पास टोपोग्राफिक चेंज एनालिसिस में जो है वो आपके पास पैरामीट्रिक चेंज है, ठीक है, उसको एवेलुएट करना हमारे लिए क्या ज़रूरी है। इसमें हमारे पास क्या एक डायग्राम क्या बनाई जाती है, ठीक है, एक नॉर्मलाइज स्टेरोमेट्रिक वैल्यूज़ को टाइम के अगेंस्ट जो है हमारे पास प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ग्राफ में। अगर एवरेज नॉर्मलाइज पैरामीट्रिक वैल्यू आपके पास क्या 0.05 से भी क्या ज़्यादा डिक्रीज हो जाए, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशंस में, तो इसको हमारे पास सस्पेक्टेड कहा जाता है, ठीक है। और अगर 3 कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशंस में आपके पास 0.05 से आपके पास अगर ज़्यादा डिक्रीज दिखी तो हमारे पास क्या कंफर्म प्रोग्रेशन जो है ग्लाकोमा की कंसिडर की जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन है तो हमारे पास क्या है टाइम के साथ क्या इस डिजीज़ का क्या प्रोग्रेशन होता है, तो इसलिए हमारे पास रिपीटेड एग्जामिनेशन जो है वो हमारे पास डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे पास और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं डिजीज़ प्रोग्रेशन में, जिस तरह आपके पास क्या रेस हो गया, एज हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई और आपके पास रेस इंट्राओकुलर प्रेशर हो गया, ठीक है। तो हमने 6 मंथ बाद जो है एग्जामिनेशंस क्या पेशेंट में परफॉर्म करती रहने हैं, ठीक है। और एनुअली भी जो है हमने क्या इनकी एग्जामिनेशंस को क्या है नोटिफाई रखना है, ठीक है, चेक करते रहना है बार बार। फर्स्ट 18 मंथ्स में जो है हमने पेशेंट के अंदर क्या साइंस को क्या कोर्स से क्या ऑब्जर्व करना है कि आया हमारे पास ये डिजीज़ जो है प्रोग्रेस होते हुए तो क्या हमारे पास नजर नहीं आ रही कहीं। सेकंड, हमारे पास स्कैनिंग लेजर टोमोग्राफी का मैकुलर डिजीज में भी हमारे पास यूज होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम होता है जो कि आपके पास एक्सियल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या हमारे पास क्या एनालाइज कर रहा होता है और आपके पास एक थिकनेस इक्विवेलेंट मैप जो है रेटिना का जनरेट करता है। या आपके पास मैकुलर पैथोलॉजी जिस तरह के मैकुलर एडिमा हो गया या मैकुलर सिस्ट हो गया, इनको क्या डिटरमाइन करने के लिए, इनको क्या डायग्नोज करने के लिए यूजफुल है। इस मेथड का बेनिफिट आपके पास ये कि एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टोपोग्राफिक और रिप्रोड्यूसिबल इंडेक्स जो है मैकुलर रेटिनल थिकनिंग का क्या प्रोवाइड करता है आपके पास। इसमें जो स्कैनिंग लेजर थिकनेस एनालाइजर होता है वो आपके पास HRT2 के प्रिंसिपल पे हमारे पास काम कर रहा होता है और हमारे पास 147,456 पॉइंट्स जो है आपके पास क्रिएट कर रहा होता है, जबकि आपके पास OCT में जो है खाली 600 से 768 पॉइंट्स जो है आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास स्पेक्ट्रलिस HRA प्लस OCT है, तो इसमें हमारे पास क्या है स्पेक्ट्रलिस OCT और हमारे पास स्पेक्ट्रलिस HRA प्लस OCT को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम भी हमारे पास है, ठीक है, फोरियर डोमेन OCT, FD-OCT भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सुपर लुमिनेंस डायोड SLD हमारे पास क्या रेटिना के अक्रॉस जो है प्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल बी स्कैन इमेज प्रोवाइड करेगा। अब 3D इमेज रेटिना की क्रिएट करने के लिए हमारे पास 768 इक्वली स्पेस जो है बी स्कैन्स के हम एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है। और ये जो इंफ्रारेड बीम होती है SLO की, इसकी एवरेज वेवलेंथ आपके पास 870 नैनोमीटर होगी। ये हमारे पास कॉन्फोकल लेजर स्कैनिंग ऑप्थेल्मोस्कोपी टेक्निक है, ठीक है, जो कि हमारे पास मल्टी मोडेलिटी सिस्टम पे बेस करी होती है, जिसमें हमारे पास इमेज सिंगल या आपके पास सीक्वेंस में आपके पास एक्वायर्ड हो रही होती है और स्टोर हो रही होती है। ये सारे इमेज मोड्स इसमें हम क्या अटेन कर सकते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, इंडोसियानिन, ग्रीन एंजियोग्राफी, इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इमेजिंग, ठीक है, IRI, ब्लू और रेड रिफ्लेक्टेंस इमेजिंग, और ये सारे जितने भी हैं हम इसके जरिए अटेन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रलिस OCT एक SD-OCT सिस्टम है जो कि जिसके अंदर हमारे पास हाई स्पीड होती है, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपके पास रेटिना की प्रोवाइड करता है क्रॉस सेक्शनल में, ठीक है। और हमारे पास OCT और इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इमेजिंग भी क्या प्रोवाइड करेगा, साथ में क्या इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इमेजिंग अलोन भी क्या आपके पास यानी सेपरेट भी आपके पास प्रोवाइड कर सकता है। सिंगल क्रॉस सेक्शंस ऑफ रेटिना यानी बी स्कैन इमेजेस आपके पास प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सिंगल क्रॉस सेक्शंस या आपके पास कंप्लीट 3D इमेजेस भी प्रोवाइड कर सकता है। प्रिंसिपल इसका ये है कि एक लेजर बीम को हमारे पास रेटिना पे फोकस कराया जाता है, जो कि आपके पास पे रिफ्लेक्ट होकर ऑसिलेटिंग मिरर्स के जरिए जो है स्कैन होकर आ रही होती है, ठीक है, 2D सेक्शंस ऑफ रेटिना के फॉर्म करेगी। फिर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी को हमारे पास क्या है मेजर किया जा रहा होता है, ठीक है, हर पॉइंट पे एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर की मदद से। कॉन्फोकल ऑप्टिकल सिस्टम में हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट या इमिट हो रही होती है, ठीक है, उसको हमारे पास क्या फोकल प्लेन में एडजस्ट कराया जाता है और सप्रेस कराया जाता है और उससे हमारे पास हाई कंट्रास्ट इमेजेस जो अटेन की जा रही होती है। इससे हमारे पास काफी गुड क्वालिटी की इमेजेस बनेगी, ठीक है, इवन हमारे पास नॉन डायलेटिंग पिपल्स में भी। अब हमारे पास लेजर सोर्सेज क्या है, ठीक है, स्पेक्ट्रलिस HRA के लिए, ठीक है, तो हमारे पास 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स इसमें यूज हो रही थी। पहला हमारे पास क्या एक्साइटेशन ऑफ फ्लोरेसेंस के लिए हमारे पास एक ब्लू सॉलिड स्टेट लेजर क्या है 488 नैनोमीटर की यूज हो रही होती है। फिर एक बैरियर फिल्टर जो है आपके पास 500 नैनोमीटर पे एक्साइटेशन और फ्लोरेसेंस ऑफ लाइट को क्या सेपरेट कर रहा होता है। ये सेम वेवलेंथ लेकिन हमारे पास विदाउट बैरियर फिल्टर के जो है यूज हो रही होती है ब्लू रिफ्लेक्टेंस इमेजेस के लिए भी, ठीक है, जिसे हम रेड फ्री इमेजेस भी कहते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रलिस HRA जो है आपके पास हाई क्वालिटी ऑटो फ्लोरेसेंस 488 नैनोमीटर इमेजिंग के लिए भी यूज होता है। सेकंड जो लेजर सोर्स होता है हमारे पास वो एक्साइटेशन ऑफ इंडोसियानिन ग्रीन के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक डायोड लेजर होती है 790 नैनोमीटर वेवलेंथ की, ठीक है, और हमारे पास बैरियर फिल्टर जो है 830 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, जो कि आपके पास एक्साइटेशन और फ्लोरेसेंस लाइट को सेपरेट करता है। एक सेकंड डायोड लेजर भी हमारे पास क्या 820 नैनोमीटर पे क्या यूज की जा सकती है, ठीक है, इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस इमेजिंग के लिए। इन सिमल्टेनियस इमेजिंग मोड्स में हमारे पास ईच इमेज लाइन जो है वो आपके पास 2 टाइम्स जो है स्कैन हो रही थी, ठीक है, 2 टाइम्स स्कैन हो रही होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग लेजर्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या फ्लोरेसेंट और इंडोसियानिन ग्रीन एंजियोग्राफी के लिए 488 नैनोमीटर लेजर क्या है फर्स्ट क्या ऑन कराई जाती है, ठीक है, और उसके बाद जब सेकंड स्कैन लिया जाता है तो उसके लिए हमारे पास 790 नैनोमीटर लेजर जो है यूज़ की जाती है। अच्छा, अब हमारे पास रेटिनल थिकनेस एनालाइजर है, ठीक है, तो हमारे पास टालिया की टेक्नोलॉजी है। ये हमारे पास एक ऑप्थेल्मिक इमेजिंग डिवाइस है, ठीक है, जिससे आप जो है मैप्स क्या जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए, ठीक है, और हमारे पास डिस्क टोपोग्राफी के लिए, ठीक है, यानी आपके पास ऑप्टिमल थिकनेस आप क्या रेटिना की फाइंड कर सकते हैं इसके जरिए, और डिस्क टोपोग्राफी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है।
इसमें हमारे पास एक कंप्यूटराइज लेजर स्लिट लैम्प का यूज होता है, जो कि आपके पास रेटिनल थिकनेस को सेंट्रल 20 डिग्री ऑफ मैक्यूला पे क्या मेजर कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या मैप ऑफ मेजरमेंट्स जो है पेशेंट की रेटिनल इमेज की प्रोवाइड कर रहा होता है। हमारे पास एक वर्टिकल नैरो ग्रीन हीलियम नियॉन 543.3 नैनोमीटर की लेजर स्लिट बीम जो है हमारे पास यूज हो रही होती है, ठीक है। खास एंगल पे जो है रेटिना पे प्रोजेक्ट कर रही होती है, और हमारे पास सीसीडी कैमरा जो है ये सारी बैक स्कैटर्ड लाइट को क्या रिकॉर्ड कर रहा होता है। हमारे पास इस लाइट बीम को चूंकि क्या ऑब्लिक प्रोजेक्ट किया जाता है और हमारे पास रेटिना ट्रांसपेरेंट है, तो हमारे पास जो बैक स्कैटर्ड लाइट है वो हमारे पास 2 पीक्स पे क्या है हमारे पास क्या रिटर्न करेगी। एक हमारे पास विट्रो रेटिनल पॉइंट पे और दूसरा हमारे पास कोरियो रेटिनल इंटरफेस पे। 3x3 मिलीमीटर स्कैन जो है हमारे पास 16 ऑप्टिकल क्रॉस सेक्शंस जो है हमारे पास प्रोवाइड करेगा सिर्फ 0.3 सेकंड्स के अंदर। 5 स्कैन जैसे हमारे पास मैकुला पे अटेन किए जाते हैं, 3 स्कैन हमारे पास डिस्क पे, और हमारे पास एडिशनल 5 स्कैन जो है वो हमारे पास पेरीपेपिलरी एरिया के इसके जरिए हम अटेन कर सकते हैं। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला इसमें हमारे पास रेटिनल थिकनेस एनालिसिस है। तो जैसे ही हमारे पास सीसीडी कैमरा रिकॉर्ड करता है इस रिफ्लेक्टेड इमेज को, ठीक है, जो कि हमारे पास रेटिनल क्रॉस सेक्शन से होकर आ रही होती है, तो एक थिकनेस एल्गोरिथम जो है हमारे पास इसकी लोकेशन, ठीक है, कि एंटीरियर है आपके पास और पोस्टीरियर रेटिनल बॉर्डर्स की क्या लोकेशन को हमारे पास आइडेंटिफाई करता है। फिर इनकी लोकेशन से जो हमारे पास डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर का, ठीक है, इन दो लाइट पीक्स के बीच का, वही हमारे पास क्या रेटिनल थिकनेस होगी, ठीक है, उस स्पेसिफिक पॉइंट की। ये एल्गोरिथम हमारे पास क्या 16 डेटा पॉइंट्स क्या ईच स्लिट पे क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, 187.5 माइक्रोन अपार्ट, ठीक है। टोटल हमारे पास 2560 थिकनेस मेजरमेंट्स पॉइंट्स जो है हमारे पास प्रोवाइड करेगा। रेटिनल थिकनेस एनालिसिस हमने किन पेशेंट्स में करनी है, तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में ARMD, सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा में, मैकुलर होल्स में और एपीरेटिनल मेम्ब्रेन में। अब सेकंड हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड टोपोग्राफी एनालिसिस है, ठीक है, तो ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। तो हमारे पास रेटिनल थिकनेस एनालाइजर जो है इसमें हमारे पास 3 स्कैन्स जो है डिस्क के लिए होते हैं, ठीक है, 3x3 मिलीमीटर एरिया के। हर 16 स्लिट इमेज में हमारे पास क्या वर्टिकल लाइन के ऊपर जो है हमारे पास डिस्क टोपोग्राफी जो है शो होगी। एज डिटेक्शन एनालिसिस की मदद से हमारे पास टोपोग्राफी एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द लाइट और हमारे पास क्या कोरस्पॉन्डिंग विट्रो रेटिनल सर्फेस को जो है हमारे पास क्या कैलकुलेट करेगा, ठीक है, जिससे आपके पास डिस्क टोपोग्राफी आ जाएगी। और अगर हमने इसकी क्या क्वांटिटेटिव स्टेरियोमेट्रिक मेजरमेंट्स करनी है, तो उसके लिए ऑपरेटर को जो है काउंटर लाइन जो है डिस्क एज के साथ क्या ड्रॉ करनी होगी। उसी सेम लाइन को फिर क्या हम फॉलो अप विजिट्स में क्या चेक करते हैं कि आया हमारे पास कोई मॉनिटरिंग में हमारे पास कोई सटल चेंज तो नहीं आ रहा। तो इस डिस्क टोपोग्राफी में हमारे पास क्या अगर रिम टू कप एरिया जो है मैप किया जाता है और हमारे पास एक pseudo 3D रिप्रेजेंटेशन जो है डिस्क टोपोग्राफी की जा रही होती है। तो इस RTA की मदद से हम जो है ऑप्टिक नर्व को भी क्या है कप टू डिस्क रेशियो में क्या है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्टिक नर्व हेड पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा जो है हम नर्व फाइबर लेयर थिनिंग जो ग्लाकोमा में हमारे पास हो रही होती है उसकी प्रोग्रेशन को भी हम इससे मॉनिटर कर सकते हैं। ये जो फाइंडिंग्स है ये आपके पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ रही होती है, ठीक है, और हमारे पास 2D या 3D रिप्रेजेंटेशन में क्या हम इन्हें शो कर सकते हैं। थर्ड इसकी एप्लीकेशन जो है हमारे पास क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी इन ग्लाकोमा। ग्लाकोमा की अर्ली डिटेक्शन हमारे पास क्या है उसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए क्या काफी बेनिफिशियल है। हमारे पास ग्लाकोमा में हमारे पास क्या गैंग्लियन सेल और नर्व फाइबर लेयर जो है वो लॉस हो चुकी होती है, और 50% हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ गैंग्लियन सेल्स है वो हमारे पास मैक्यूला में होते हैं। और ये जो 2 लेयर्स हैं ये आपके पास डायरेक्टली जो है रेटिनल थिकनेस में क्या रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और हमारे पास ये जो गैंग्लियन सेल्स की जो लॉस है और हमारे पास नर्व फाइबर लेयर जो है अगर इनमें लॉस है तो ये हमारे पास रेटिनल थिकनेस में हमारे पास रिफ्लेक्ट करके हमें नजर आ रही होती है। कोई भी ऑटोमेटेड इमेजिंग टूल हमारे पास अभी तक क्या है एक गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे क्या ग्लाकोमा डिटेक्शन के लिए नहीं यूज हो रहा, लेकिन RTA फिर भी हमारे पास क्या है ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हमारे पास क्या शो करा देता है, ठीक है। इसके अलावा जो है एनाटॉमिकल डैमेज जो हमारे पास मैक्यूला में हुआ हो या पेरिपेपिलरी रीजन में जो हमारे पास डैमेज हुआ हो, ठीक है, सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही हमारे पास कुछ ना कुछ इंडिकेशंस हमें प्रोवाइड कर देता है। RTA हमारे पास क्या है इन तीनों की कंपोनेंट्स जो हमारे पास ग्लाकोमा एसोसिएटेड चेंजेस में हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं फंडस के अंदर, मैक्यूला, पेरिपेपिलरी रीजन और हमारे पास डिस्क एरिया, इन तीनों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लास्ट में जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास एनाटॉमी इमेज और 3D रेंडरिंग है, यानी आपके पास ये क्या है एनाटॉमी क्या है विजुलाइज करने के लिए भी क्या यूज होता है। रेटिनल थिकनेस मेजरमेंट की हमारे पास क्या 3D आपके पास क्या फोटो क्या कैप्चर करके देगा। इसके अलावा इसमें जो हमारे पास क्या एक्सटर्नल इमेज की जो इंपोर्टेशन है वो भी हमारे पास ईजी है, जिस तरह हमारे पास फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी स्टडी के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा 3D ब्लॉक को क्या हमारे पास रोटेट करना और हमारे पास क्लीव करना क्या है काफ़ी इजी है इसमें क्या, और हमारे पास इसके बीच में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, रेटिनल थिकनेस में और हमारे पास पैथोलॉजीज में जिस तरह हमारे पास फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में देखी जाती है, तो वो भी इसके जरिए हमारे पास पॉसिबल है। अच्छा गाइस, तो अब हमारे पास स्कैनिंग लेजर पोलरिमेट्री है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव असेसमेंट क्या प्रोवाइड करेगा पेरीपेपिलरी रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की। इसीलिए हमारे पास इसका जो नाम है वो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालाइजर GTX-P से कहा जाता है, ठीक है। कमर्शियली अवेलेबल इसमें हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास GDX का FFC ओल्ड मॉडल और एक हमारे पास GDX का VCC हमारे पास न्यू मॉडल, ठीक है। ये जो इनके नेम्स है हमारे पास FFC ये हमारे पास फिक्स कॉर्नियल कंपनसेशन के लिए यूज़ होता है, और हमारे पास VCC जो है वेरिएबल कॉर्नियल कंपनसेशन के लिए यूज़ होता है। इन्हें पे आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास अर्ली स्टेजेस में जो है ग्लाकोमेटस डैमेज को हमारे पास डिनोट करता था, ठीक है, आइडेंटिफाई करता था, और हमारे पास जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की उसको आइडेंटिफाई करके देता था। रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालाइजर जो है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास स्कैनिंग लेजर पोलीमेट्री के प्रिंसिपल पे क्या काम करता है।
और जो हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस है वो मेजर की जा रही होती है, वो हमारे पास जो है पोलराइज्ड लाइट की जो रिटार्डेशन है उससे हमारे पास क्या डिनोट की जा रही होती है, ठीक है। और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म बाय रेफरेंजेंस की। फॉर्म बाय रेफरेंजेंस हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास लाइट वेव को एक पोलर मटेरियल से पास कराया जाता है और फिर हमारे पास वो टू कंपोनेंट्स में क्या डिवाइड हो जाता है। इन कंपोनेंट्स की हमारे पास डिफरेंट वेलोसिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास एक रिलेटिव फेज शिफ्ट बनता है जिसे हमारे पास रिटार्डेशन कहते हैं। ये जितना आपके पास फेज शिफ्ट या रिटार्डेशन होता है ये आपके पास क्या है थिकनेस ऑफ पोलर टिश्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पोलर टिश्यूज आपके पास के पैरेलल स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं और इसमें हमारे पास एक स्मॉल डायमीटर की वेवलेंथ जो है लाइट की हमारे पास यूज़ की जा रही होती है जिससे हमारे पास इमेज बन रहा होता है। ये रेटिनल नर्व फाइबर लेयर हमारे पास क्या है पोलर टिश्यू की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिनका आपके पास डायमीटर जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी क्या स्मॉल होता है, ठीक है। और इनके अंदर हमारे पास क्या हाईली ऑर्डर्ड पैरेलल एक्सॉन बंडल्स होते हैं। जितने आपके पास अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या ज़्यादा होंगे उतनी आपके पास रिटार्डेशन जो है पोलराइज लेजर लाइट की ज़्यादा होगी जिससे आपके पास ज़्यादा टिश्यू प्रेजेंस आपके पास शो होगी और हमारे पास इससे जो है असेसमेंट ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी। अब ऑप्टिक्स की बात करें तो ये हमारे पास स्कैनिंग लेजर पोलरिमेट्री के उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास एक नियर इंफ्रारेड लेजर लाइट के 780 नैनोमीटर की आई के ऊपर क्या इंटर कराई जाती है एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में। जब ये लेज़र आपके पास के रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की तरफ के पास की जाती है, ठीक है, ये डबल लेज़र जब आपके पास कराई जाती है तो ये आपके पास टू पैरेलल रेज में क्या है हमारे पास डिवाइड हो जाती है, ठीक है, बाय रेफ्रेंजेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से, ठीक है। और उसमें हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं जो कि आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर को फॉर्म कर रहे होते हैं। ये टू रेज जो आपके पास स्प्लिट हुई हैं ये आपके पास डिफरेंट स्पीड्स पे ट्रैवल करेंगी और यही डिफरेंस जो है आपके पास रिटार्डेशन प्रोवाइड करता है और इस रिटार्डेशन पॉइंट्स को मेजर करके हम जो है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं। अब हमारे पास टोटल बाय रेफरेंजेंस है, ठीक है, इंटीरियर सेगमेंट बाय रेफरेंजेंस और हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की जो बाय रेफरेंजेंस है, ठीक है, इन सारों की टर्म्स को क्या एक बार समझ लेते हैं। टोटल बाय रेफरेंजेंस जो है आपके पास इंटीरियर सेगमेंट बाय रेफरेंजेंस और हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर बाय रेफरेंजेंस का सम है। रेटिनल नर्व फाइबर लेयर बाय रेफरेंजेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या टोटल बाय रेफरेंजेंस में से क्या है इंटीरियर सेगमेंट बाय रेफरेंजेंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर बाय रेफरेंजेंस अटेन हो सकती है। अब हमारे पास इसमें एक दो बातें हैं, ठीक है, फिक्स वर्सेस वेरिएबल कॉर्नियल कंपनसेशन। फिक्स कॉर्नियल कंपनसेशन हमारे पास क्या अर्लियर मॉडल्स में यूज़ होती थी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हर इंडिविजुअल की जो है कॉर्नियल बाय रेफरेंजेंस जो है आपके पास उसका कॉर्नियल पोलराइजेशन एक्सेस जो है वो 15 डिग्री नेजली डाउनवर्ड कंसिडर किया जाता था, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 60 नैनोमीटर होता था, ठीक है, कॉर्नियल पोलराइजेशन मैग्नीट्यूड हमारे पास उसका। लेकिन आजकल हमारे पास ये इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि हमारे पास काफ़ी जो है वेरी कर रहा होता है, ठीक है, हेल्दी आइज़ में और हमारे पास ग्लाकोमेटिस आइज़ में, ठीक है, उनकी कॉर्निया हमारे पास डिफरेंटली क्या बिहेव कर रही होती हैं। उसके लिए हमारे पास जो है वेरिएबल कॉर्नियल कंपनसेशन जो है एग्जैक्टली आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की बाय रेफरेंजेंस को क्या मेजर कर रही होती है। हर इंडिविजुअल के लिए क्या इंटीरियर सेगमेंट बाय रेफरेंजेंस सेपरेटली कैलकुलेट की जा रही होती है जिससे आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर बाय रेफरेंजेंस की हमारे पास आ रही होती है। अब ये GTX VCC नर्व फाइबर लेयर एनालाइजर जो है हमारे पास ज़रा मॉडिफाइड वर्जन है जो कि हमारे पास CSLO यानी हमारे पास कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर ऑप्थल्मोस्कोपी के साथ क्या मिलके एक इलेप्सोमीटर जो है के तौर पे काम करेगा जो कि आपके पास रिटार्डेशन को फाइंड कर रहा होता है। इसके प्रोसीजर की बात करें तो हमारे पास अनडायलेटेड प्यूपिल आपके पास के एटलीस्ट लेकिन 2 मिलीमीटर डायमीटर होना क्या लाजमी है, ठीक है। 780 नैनोमीटर इंफ्रारेड लेज़र हमारे पास यूज़ की जाती है। पैरापेपिलरी एरिया को आपके पास उस पर क्या लाइट को प्लेस किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर मेजरमेंट्स अटेन हो सके। टोटल टाइम इसमें 0.7 सेकंड का लगता है, ठीक है। टोटल चेयर टाइम आपके पास 3 मिनट से कम है आपके पास, ठीक है, बोथ आइज़ के लिए। जितना आपके पास रिफ्रैक्टोमीटर पे टाइम लगता है उतना ही है आपके पास। फर्स्ट हमारे पास आई को क्या इमेज किया जाता है विदाउट कंपनसेशन और फिर हमारे पास जो अनकम्पनसेटेड इमेज है, ठीक है, वो आपके पास टोटल रिटार्डेशन जो है आई की हमारे पास शो कर रही होती है। मैकुलर रीजन जो है इस इमेज का एनालाइज किया जाता है ताकि हमारे पास इसकी एक्सेस और जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट बाय रेफरेंजेंस का वो हमारे पास फाइंड किया जाए। मैकुलर रीजन की जो बाय रेफरेंजेंस है, ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्म और सिमेट्रिक होती है क्योंकि इसमें हमारे पास जो हेनलेस फाइबर लेयर है, ठीक है, उसकी हमारे पास रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, ठीक है। अच्छा गाइस, अब हमारे पास इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, हमारे पास जो वेरिएबल कॉर्नियल कंपनसेशन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास के नॉर्मल जो हेल्दी पर्सनस होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट एजेस और रेसेस के होंगे हमारे पास और जो हेल्दी होते हैं, ठीक है, उनका हमारे पास कंपैरिजन कराया जाता है, ठीक है, और चेक किया जाता है कि हमारे पास कोई नॉर्मल लिमिट से थोड़ी सी डेविएशन तो नहीं है जो कि हमारे पास फिर एबनॉर्मल क्या कंसिडर की जाती है, ठीक है, पी वैल्यू के साथ। यानी सिंपल ये कि आपके पास हेल्दी पर्सनस के साथ इनका कंपैरिजन कराया जा रहा होता है और जितने भी आपके पास VCC के पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास इसी कैलकुलेशन सर्कल से क्या कैलकुलेट किए जा रहे होते हैं। ये एरिया जो है आपके पास 8 पिक्सल्स का होता है, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जिसके सेंटर में आपके पास ऑप्टिक डिस्क होगी। और फिर इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास कुछ इस तरह ली जाएगी कि हमारे पास कलर फंडस इमेज जो है वो आपके पास क्या टॉप पे नजर आएगी, ठीक है। 20x20 इमेज जो है आपके पास डिस्क की प्रोवाइड करेगा और पैरापेपिलरी एरिया की 16,000 डेटा पॉइंट से भी ज़्यादा आपके पास क्या है शो करेगा, ठीक है, जो स्कैन एरिया होगा हमारे पास।
सेकंड इसमें अब हमारे पास थिकनेस पोलराइजेशन मैप होगा, ठीक है, जो कि आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस के आपको एक कलर कोडेड फॉर्मेट में क्या प्रेजेंट करके देगा, ठीक है। और 20/20 जो है पैरापेपिलरी एरिया जो है आपको क्या शो कराएगा, ठीक है, विजुअलाइज कराएगा। इसमें जो थिक रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एरियाज है वो आपके पास ब्राइट कलर्स यानी येलो, ऑरेंज और रेड से इंडिकेट हो रहे होंगे। इसमें जो थिन रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एरियाज हैं वो आपके पास क्या है डार्क ब्लू और ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहे होंगे। नॉर्मल पैटर्न जो होगा आपके पास क्या ब्राइट येलो और रेड कलर्स आपके पास जो थिकर एरियाज के होंगे, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर सेक्टर्स में आपको नजर आएंगे ये ब्राइट येलो और रेड कलर्स। और डार्क ब्लू और ग्रीन जो है आपके पास थिनर एरियाज रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यूजुअली आपके पास नेजल और टेम्पोरल सेक्टर्स में होंगे। इन सेक्टर्स के अलावा आपके पास क्या कोई और किस्म की कलर इंडिकेशन आपको दिख रही हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सुपीरियर एरिया में क्या आपके पास थिन कलर्स नजर आ रहे हो, जिस तरह के आपके पास ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो इधर से हम जो है हम अपनी इंटरप्रिटेशन जो है अपना कोई डायग्नोस्टिक पॉइंट जो है इधर से क्या एवेल्युएट कर सकते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल पैटर्न्स है, ठीक है, थिकनेस मैप के, तो उसमें हमारे पास के डिफ्यूज लॉस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जो है आपके पास एक डिक्रीज्ड थिकनेस क्या शो करेगी, ठीक है, येलो आपको नजर आएगा, ठीक है, रेड की बजाय। फोकल डिफेक्ट जो है आपको कंसंट्रेटेड डार्क एरियाज की फॉर्म में नजर आएंगे। सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स जो है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की उसके बीच में एसिमेट्री होगी, ठीक है, वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। दोनों आइज की जो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर है उसके बीच में भी हमारे पास एसिमेट्री होगी, वो भी हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं होंगी। रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस जो है आपके पास क्या वो नेजल और टेम्पोरल क्वाड्रेंट्स में जो है इंक्रीज नजर आएगी, ठीक है, यानी आपके पास रेड और येलो कलर नजर आएंगे इंस्टेड ऑफ ब्लू, ठीक है। थर्ड हमारे पास डेविएशन मैप है, तो ये आपके पास क्या है लोकेशन और मैग्नीट्यूड जो है आपके पास शो कराएगा, ठीक है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट्स का, ठीक है, आपके पास इंटायर थिकनेस मैप के ऊपर। ये आपके पास क्या ये दिखाएगा कि पेशेंट की जो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की जो थिकनेस है उसको कंपेयर करके दिखाएगा आपके पास नॉर्मल डेटाबेस के साथ, ठीक है, 128/128 पिक्सल में, ठीक है, यानी 20/20 रीजन में, जो कि आपके पास ऑप्टिक डिस्क से क्या बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड हो। स्मॉल कलर कोडेड स्क्वायर्स जो है हमारे पास इसमें क्या है अमाउंट ऑफ डेविएशन को क्या नॉर्मल से क्या शो करे होंगे हर लोकेशन पे, ठीक है। और हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट फंडस इमेज जो है आपके पास नजर आ रही होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक रेफरेंस के तौर पे यूज की जाती है। डार्क ब्लू स्क्वायर जो है आपके पास वो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की जो है थिकनेस को क्या इंडिकेट कर रहे होंगे कि हमारे पास बिलो 5% ऑफ नॉर्मल डेटाबेस है, यानी आपके पास क्या 5% प्रोबेबिलिटी है इसमें कि आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस जो है वो इस एरिया में हमारे पास विद इन द नॉर्मल रेंज है। और 95% यानी आपके पास ये आउट ऑफ नॉर्मल है या बियॉन्ड नॉर्मल भी आप कह सकते हैं। लाइट ब्लू स्क्वायर जो है आपके पास वो डेविएशन शो कर रहे होंगे बिलो 2% लेवल, और येलो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बिलो 1%, और रेड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बिलो 0.5%। तो इस तरह हमारे पास क्या है डेविएशन मैप को देखते हुए जो है हमारे पास एक आइडिया हो जाता है कि हमारे पास परसेंटेजेस के हिसाब से कितना हमारे पास जो है रेटिनल नर्व फाइबर लेयर में डिफेक्ट्स प्रेजेंट है। अब इसमें हमारे पास एक TSNIT ग्राफ्स है, यानी आपके पास टेम्पोरल सुपीरियर और हमारे पास नेजल इंफीरियर टेम्पोरल ग्राफ, ये आपके पास एक रेंज शो करता है, ठीक है, पेशेंट वैल्यू की, ठीक है, जो कि हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस की अटेन हो रही होती है, ठीक है। एक एलिप्स फॉर्म में जो है हमारे पास ये ऑर्डर जो है राइट और लेफ्ट आइज के लिए क्या है कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल आई में हमारे पास जो टिपिकल TSNIT ग्राफ है वो आपके पास एक डबल हम पैटर्न देगा। फ्लैट TSNIT ग्राफ जो है आपके पास इंडिकेट करेगा आपके पास लॉस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर। TSNIT सिमेट्री ग्राफ जो है वो आपके पास टू आइज को जब टुगेदर हमारे पास डिस्प्ले किया जाता है तब हमारे पास अटेन होता है। नॉर्मली हमारे पास जो दो आइज के कर्व्स हैं वो हमारे पास ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन ग्लाकोमा में हमारे पास जिस आई में ज़्यादा आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लॉस हुआ हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये जो कर्व्स हैं ये हमारे पास ज़्यादा ओवरलैप नहीं करते, इसलिए हमारे पास एक डिप नजर आएगा इस कर्व के अंदर, ठीक है, जो कि आपके पास इंडिकेशन देगा कि आपके पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जो है लॉस हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास TSNIT पैरामीटर्स हैं, तो ये आपके पास क्या एक टेबल फॉर्म जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास क्या मेजरमेंट्स ली जा रही होती है, ठीक है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस की, ठीक है, और आपके पास कैलकुलेशन एलिप्स को क्या इसके अंदर क्या नोट किया जा रहा होता है, ठीक है, यानी इन सारी चीज़ों को हमारे पास एक टेबल फॉर्म में लिखा जा रहा होता है, ठीक है। इसमें आपके पास TSNIT एवरेज होगी, सुपीरियर एवरेज, इन्फीरियर एवरेज, और आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, इसकी इंटर आई सिमेट्री और आपके पास नर्व फाइबर इंडिकेटर, ये सारी जो है आपके पास टेबल फॉर्म में लिखी होंगी, ठीक है, ताकि एक अच्छी तरीके से कंपैरिजन किया जा सके। TSNIT एवरेज जो है यहाँ पे आपके पास एवरेज रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस को जो है इंडिकेट कर रही होगी यहाँ पे। सुपीरियर एवरेज में हमारे पास जो है एवरेज रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस जो है आपके पास सुपीरियर 12 रीजन में क्या कैलकुलेट करके दे रही होगी, जो कि इलिप्स उसमें हमने कैलकुलेट किया होगा। इन्फीरियर एवरेज जो है इस तरह आपके पास क्या 120 डिग्री जो है आपके पास इन्फीरियर पोर्शन में जो कैलकुलेशन इलिप्स का आया उसमें आपके पास इंडिकेशन देगी। और TSNIT स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास पीक टू ट्रफ डिफरेंस को क्या है आपके पास इंडिकेट कर रहा होगा, जो कि हमारे पास एक डबल हेम पैटर्न में जो है अचीव हुआ होता है। नॉर्मल आई का हमारे पास हाई होगा और हमारे पास ग्लाकोमा आई में क्या थोड़ी सी लो मॉड्यूलेशन होगी, ठीक है, एक डबल हम पैटर्न में। इंटर आई सिमेट्री जो है आपके पास क्या है दोनों आइज की सिमेट्री हमारे पास राइट और लेफ्ट आइज की क्या कंपेयर करके दे रही होगी। नॉर्मल आइज में हमारे पास गुड सिमेट्री होगी, ठीक है, और उसकी वैल्यू अराउंड 0.9 होगी। नर्व फाइबर इंडिकेटर NFI हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इससे हमारे पास ये हम पता लगा सके कि इस आई में ग्लाकोमा है या नहीं। ये पेशेंट के स्कैन डेटा से हमारे पास ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सर्कल से हमारे पास आउटसाइड होंगे उसकी कैलकुलेशन करके।
NFI की सिंगल वैल्यू हमारे पास क्या रेंज कर रही होती है 1 से 100 तक, और हमारे पास इंडिकेट कर रही होती है ओवरऑल इंटेग्रिटी जो हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की होती है। जितना आपके पास नर्व फाइबर इंडिकेटर ज्यादा होगा उतना आपके पास चांसेस है कि पेशेंट में ग्लाकोमा है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हमारे पास कुछ इस तरह की जाती है कि नॉर्मल 1 से 30 है आपके पास है तो ग्लाकोमा के चांसेस ना होने के बराबर है, ठीक है। ग्लाकोमा सस्पेक्ट आपके पास 30 से 50 के बीच में और एबनॉर्मल आपके पास 50 डिग्री से ज़्यादा जब हो। तो अब हमारे पास नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज़ हमारे पास क्या है RTS एंड IT पैरामीटर्स की किस तरह होगी, ठीक है। तो ये इंडियन पॉपुलेशन की हमारे पास कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। अब एबनॉर्मल वैल्यूज़ की हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन या कोई एबनॉर्मल स्कैन हमारे पास डिनोट नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस है कि एवरेज सुपीरियर, एवरेज इंफीरियर, एवरेज, और हमारे पास TSNIT स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटर आई सिमेट्री और नर्व फाइबर इंडिकेटर को देखते हुए आपके पास एबनॉर्मल वैल्यू जो है आपके पास जब P जो है आपके पास जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो आपके पास जब 1% लेवल से कम हो, ठीक है, तो उसे एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। और बॉर्डर लाइन पे तब होगी जब आपके पास 5% लेवल से आपके पास कम हो। कुछ एडिशनल डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स भी हमारे पास इस मशीन में होते हैं जो कि एक्सटेंडेड एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसमें हमारे पास सिमेट्री है। इस सिमेट्री में हमारे पास क्या एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, 1500 थिकेस्ट पिक्सल्स में, ठीक है, आपके पास सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स में। जितनी आपके पास वैल्यू 1 के करीब होगी उतने आपके पास एक नॉर्मल स्कैन आपके पास इंडिकेट करेगा। सुपीरियर रेशो फिर इसमें आपके पास के सुपीरियर क्वाड्रेंट थिकनेस यानी आपके पास एवरेज जो है 1500 थिकेस्ट पिक्सल्स की ली जाती है और टेम्पोरल क्वाड्रेंट थिकनेस आपके पास क्या 1500 मीडियन पिक्सल्स की ली जाती है। इन्फीरियर रेशो आपके पास क्या है इन्फीरियर क्वाड्रेंट थिकनेस आपके पास 1500 थिकेस्ट पिक्सल्स की और हमारे पास टेम्पोरल क्वाड्रेंट थिकनेस 1500 मीडियन पिक्सल्स की ली जाती है, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास इस रेशो को कैलकुलेट किया जाता है। सुपीरियर नेजल हमारे पास जो है सुपीरियर क्वाड्रेंट थिकनेस हमारे पास और नेजल क्वाड्रेंट थिकनेस की वैल्यू जो है हमारे पास उसका रेशो निकाला जाता है। मैक्सिमम मॉड्यूलेशन आपके पास क्या थिकेस्ट क्वाड्रेंट और थिनेस्ट क्वाड्रेंट की हमारे पास रेशो होता है। नॉर्मली जो हमारे पास मैक्सिमम मॉड्यूलेशन है वो आपके पास 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स हमारे पास थिकर होते हैं, ठीक है, नेजल और टेम्पोरल क्वाड्रेंट से। मैक्सिमम मॉड्यूलेशन आपके पास जो है वो थिकेस्ट क्वाड्रेंट वर्सेस थिनेस्ट क्वाड्रेंट की होती है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स हमारे पास थिकर होते हैं नेजल और टेम्पोरल क्वाड्रेंट से। 1 या उससे हमारे पास अगर कम वैल्यू आई तो वो हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की लॉस इंडिकेट करेगा। सुपीरियर मैक्सिमम हमारे पास सुपीरियर क्वाड्रेंट में 1500 थिकेस्ट पिक्सल्स को क्या डिनोट कर रहा होता है। इन्फीरियर मैक्सिमम आपके पास इन्फीरियर क्वाड्रेंट में 1500 थिकेस्ट पिक्सल्स जो है उसकी एवरेज दे रहा होता है। इलिप्स मॉड्यूलेशन जो है आपके पास थिकेस्ट और आपके पास थिनेस्ट क्वाड्रेंट के बीच में रेशो दे रहा होता है, ठीक है, इलिप्स एरिया के अंदर। इलिप्स एवरेज आपके पास एवरेज थिकनेस क्या माइक्रॉन्स में रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की क्या एक इलिप्स के अंदर क्या आपके पास प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, और उसका सेंटर जो है हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड को कंसिडर किया जा रहा होता है। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस है हमारे पास, ठीक है, इसके। तो हमारे पास एडवांटेजेस हमारे पास वेरिएबल कॉर्नियल कंपनसेशन की ये है कि इजी टू ऑपरेट है, ठीक है, इसमें हमारे पास पिपुलरी डायलेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होती। बार बार रिजल्ट्स को क्या ऑब्टेन किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, कोई रेफरेंस प्लेन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। इजीली जो हमारे पास फर्स्ट एग्जामिनेशन पे ग्लाकोमा को डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड विजुअल फील्ड को डिटेक्ट करने से पहले ही हम ग्लाकोमा इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एज मैच्ड नॉर्मेटिव डेटाबेस भी इसके जरिए हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये आपके पास एक्चुअल रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की थिकनेस को मेजर नहीं कर रहा होता, ठीक है। हमारे पास मैप्स के जरिए जो है ये डेटा कैलकुलेट किया जा रहा होता है। इसकी सेंसिटिविटी और हमारे पास स्पेसिफिसिटी जो है ग्लाकोमा के डिटेक्शन के लिए काफ़ी हमारे पास लो है क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए। ट्रू बायोलॉजिकल चेंज जो है आपके पास ये नहीं डिटेक्ट करके दे सकता, ठीक है, नहीं डिफ्रेंशिएट करके दे सकता है हमारे पास। मॉडरेट और एडवांस ग्लाकोमा में इसका यूज़ हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है। इंडियन पॉपुलेशन की हमारे पास कोई डेटाबेस इसमें नहीं है, ठीक है। हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट लेजन्स से इसके रिजल्ट्स इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, जैसे तरह के अगर ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स हो या मैकुलर पैथोलॉजी हो, कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स और पेरिपेपिलरी एट्रोफी हो, ठीक है, स्क्लेरल बायरिफ्रेंजेंस, ठीक है, आपके पास इंटरफेयर करी हो रेटिनल नर्व फाइबर लेयर मेजरमेंट के साथ, तो इन सारी कंडीशंस में आपके पास इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास इफेक्ट होंगे। अच्छा गाइस, अब हमारे पास ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है। ये हमारे पास एक न्यू डायग्नोस्टिक टूल है जो कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस जो है आपके पास क्या प्रोवाइड करेगा रेटिना की, ठीक है। 10 माइक्रॉन की एक्सियल रेजोल्यूशन ये हमारे पास क्या लाइट वेव्स के जरिए यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, उससे भी कम आपके पास यूज़ कर रहा होता है। रेटिनल डिसऑर्डर्स के लिए हमारे पास क्या बेस्ट जो है डायग्नोस्टिक टूल है हमारे पास। पूरी हिस्टोपैथोलॉजी जो है आपके पास रेटिना की क्या प्रोवाइड करके दे सकता है, ठीक है। अब दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि बायोप्सी आपके पास क्या रेटिना की प्रोवाइड करके दे रहा होता है। बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल जो है डेटा आपके पास प्रोवाइड करेगा, जिस लेयर में आपके पास डिफेक्ट हो वो हम इसके जरिए क्या फाइंड कर सकते हैं। और कमर्शियली भी हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हमारे पास ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT के नाम से क्या मशहूर है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास इंटरफेरोमेट्री और लो कोहेरेंस लाइट इन नियर इंफ्रारेड रेंज का प्रिंसिपल हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। एक ब्रॉड बैंड विड्थ आपके पास के नियर इंफ्रारेड लाइट बीम 820 नैनोमीटर जो है वो आपके पास क्या रेटिना पे प्रोजेक्ट की जा रही होती है, जो कि आपके पास रेटिना के टिश्यू को जो है आपके पास स्प्लिट कर रही होती है, ठीक है, जिसे आपके पास प्रोब बीम कहते हैं, ठीक है। और आपके पास एक रेफरेंस मिरर होता है जिसे आप वेरिएबल पोजीशन में, ठीक है, रेफरेंस बीम के हम सेट कर सकते हैं। लाइट रेज आपके पास क्या है माइक्रो स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या रिफ्लेक्ट बैक होकर क्या बाउंड्रीज से वापस आ रही होती है, ठीक है। और हमारे पास के डिफरेंट टिश्यू से क्या स्कैटर्ड होते हुए आ रही होती है, ठीक है, जिनकी हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो इको टाइम डिले
होगा आपके पास वो जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद है, ठीक है, जो वेरियस लेयर्स ऑफ रेटिना से आ रहा होता है उसको आपके पास इको टाइम डिले ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस मिरर के साथ जो है कंपेयर किया जा रहा होता है। एक बार फिर आपको बता दूं, जो हमारे पास इको टाइम डिले होगा लाइट रिफ्लेक्टेड का, ठीक है, उसको आपके पास रेफरेंस मिरर से जो आपके पास लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी उसके इको टाइम डिले के साथ कंपेयर किया जाएगा। एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस हमारे पास तब प्रोड्यूस होगी जब लाइट हमारे पास क्या रेटिना से रिफ्लेक्ट होकर आए और हमारे पास रेफरेंस मिरर भी क्या उसी टाइम आपके पास अराइव करे, ठीक है, या आपके पास विद इन शॉर्ट कोहेरेंस लेंथ जो है उनकी आपस में क्या मैच कर रही हो। ये इंटरफेरेंस फिर हमारे पास फोटो डिटेक्टर से क्या मेजर की जाती है, जो कि आपके पास एक रेंज ऑफ टाइम डिलेस क्या है प्रोवाइड करता है कंपैरिजन के लिए। ये इंटरफेरोमीटर जो है आपके पास 2 मिलीमीटर डेप्थ पे क्या है रेटिना के, ठीक है, आपके पास एक टोमोग्राम डेटा आपके पास क्या कंस्ट्रक्ट करके देगा। ये एक रियल टाइम टोमोग्राम होता है जो कि आपके पास फॉल्स कलर स्केल जो है आपके पास यूज कर रहा होता है। इसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो आपके पास रेटिना की डिफरेंट डेप्थ से जो आपके पास लाइट बैक स्कैटर्ड होकर आ रही होती है उसको शो कर रहे होते हैं। इसमें जो लो कोहेरेंस लाइट सोर्स है वो आपके पास एक्सियल रेजोल्यूशन को क्या डिटरमाइन कर रही होती है। एक्सियल रेजोल्यूशन हमारे पास 10 माइक्रोन हो सकती है, OCT1 जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की है, और OCT2 जो आपके पास सेकंड जनरेशन की है, और हमारे पास 7 से 8 माइक्रोन हमारे पास OCT थर्ड जनरेशन के लिए यूज़ होती है। ये ट्रांसवर्स रेजोल्यूशन जो है आपके पास प्रोब बीम डायमीटर पे डिपेंड कर रही होती है और हमारे पास यूजुअली जो है 20 माइक्रोन होगी। OCT मशीन में हमारे पास कौन से सिस्टम्स होते हैं, तो हमारे पास फंडस व्यूइंग यूनिट होगा, ठीक है, इंटरफेरोमेट्रिक यूनिट होगा, ठीक है, और आपके पास कंप्यूटर डिस्प्ले इसके साथ लाजमी है, कंट्रोल पैनल, और हमारे पास कलर इंजेक्ट प्रिंटर। जनरेशन अभी भी बताई, ठीक है, जो कमर्शियली अवेलेबल में हमारे पास OCT1 है वो आपके पास के ट्रांसवर्स और एक्सियल रेजोल्यूशन जो है आपके पास 20 और 10 माइक्रोन की क्या प्रोड्यूस करेगी। OCT2 भी आपके पास 20 माइक्रोन तक की ही रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसमें हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है उसको हमारे पास थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। बोथ OCT1 और OCT2 में आपके पास 100 वर्टिकल स्कैन्स जो है आपके पास स्टैंडर्ड OCT स्कैन में क्या एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, यूजुअली 1.2 सेकंड्स के अंदर, जबकि OCT3 आपके पास के 7 से 8 माइक्रोन एक्सियल रेजोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, जो कि ज़्यादा आपके पास इंप्रूव्ड है, और आपके पास के 512 जो है वर्टिकल स्कैन्स प्रोड्यूस करेगी, जबकि वहाँ पे आपके पास जस्ट 100 वर्टिकल स्कैन्स थे। अब जो कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास OCT मशीन्स हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, ठीक है, जी स्ट्रेटस की भी है, ठीक है, स्पेक्ट्रल की भी है, ऑप्टोपोल की, ठीक है, इसी तरह हमारे पास टॉपकॉन का 3D OCT 1000 है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जीस का भी है, ठीक है, हमारे पास हाइडलबर्ग इंजीनियरिंग का भी है, और हमारे पास स्वेप सोर्स OCT, ठीक है, टॉपकॉन की भी अवेलेबल है। अब हमारे पास इसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, OCT का, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमने मशीन को क्या एक्टिवेट करना है, ठीक है, बटन हमने उसको स्विच ऑन करना है, और हमने पेशेंट का डेटा जो है सबसे पहले जो है इंटर करना है। पेशेंट की पोजीशन हमने क्या एडजस्ट करनी है, पेशेंट की पीपल जो है हमारे पास डायलेट होनी चाहिए, और पेशेंट जो है उस इंटरनल फिक्सेशन टारगेट लाइट की तरफ हमारे पास देख रहा होगा, जिस तरह ऑटो रेफ में हमारे पास देखता है। जितने हमने स्कैन एक्वायर्ड करने हो वो हमने क्या सिलेक्ट कर लेने, ठीक है, केस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर स्कैनिंग बीम को हमने क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे क्या प्लेस करना है, और हमारे पास स्कैन जो है वो ऑब्टेन होना शुरू हो जाएंगे। जी स्ट्रेटस OCT मशीन जो है आपके पास 19 स्कैन एक्विजिशन प्रोटोकॉल के आपके पास प्रोवाइड करेगी, जो कि आपके पास रेटिना की एग्जामिनेशन और ऑप्टिक नर्व हेड की एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्शन और डिस्प्ले ऑफ इमेज हमारे पास किस तरह आएगा, तो जी एक्सेस पे आपके पास 1024 पॉइंट्स के कैप्चर होते हैं, ठीक है, 2 मिलीमीटर डेप्थ के अंदर ही हमारे पास, ठीक है, जो कि आपके पास एक टिश्यू डेंसिटी प्रोफाइल जो है शो कर रहे होते हैं, और उसकी रेजोल्यूशन आपके पास 10 माइक्रोन होगी। एक्स वाई एक्सेस पे आपके पास जो डेंसिटी प्रोफाइल है उसको क्या रिपीट किया जा सकता है 512 टाइम्स तक, ठीक है, हर आपके पास 5 से 60 माइक्रोन तक, ठीक है, आप एक क्रॉस सेक्शनल इमेज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेवरल डेटा पॉइंट्स आपके पास 2 मिलीमीटर डेप्थ पे क्या हम अटेन कर सकते हैं, ठीक है, इंटरफेरोमीटर के जरिए, ठीक है, जो कि आपके पास फिर एक टोमोग्राम इनका क्या क्रिएट करके देगा, ठीक है, इन रेटिनल स्ट्रक्चर्स का। ये इमेज जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है इसकी एक्सियल रेजोल्यूशन हमारे पास 10 माइक्रोन की होगी, और हमारे पास ट्रांसवर्स रेजोल्यूशन जो है इसकी 20 माइक्रोन तक होती है। ये टोमोग्राम आपके पास या ग्रे स्केल में या आपके पास फॉल्स कलर स्केल में क्या आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये, और हमारे पास हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन पे ये हमारे पास शो हो रहे होते हैं, जिस और फिर हमारे पास प्रिंटर की मदद से इनके प्रिंट आउट्स भी ले लिए जाते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल OCT स्कैन है रेटिना के, तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है मैकुलर रीजन की, पेरिपेपिलर रीजन की, और हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर और ऑप्टिक नर्व हेड रीजन की जो स्टडी है आपके पास वो हमारे पास OCT के जरिए जो है पॉसिबल है। कलर कोडिंग होती है हमारे पास OCT स्कैन में, तो हमारे पास जो रेड येलो है वो आपके पास मैक्सिमम ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन और बैक स्कैटरिंग का एरिया आपके पास शो करेंगे। ब्लू और ब्लैक जो है आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे वो एरियाज जहाँ पे आपके पास मिनिमल सिग्नल्स जो हैं अटेन हुए हैं। अब हमारे पास रेटिनल स्कैन की इंटरप्रिटेशन कैसे आएगी, तो विट्रस आपके पास एंटीरियर होता है, ठीक है, रेटिना से, और हमारे पास एक नॉन रिफ्लेक्टिव स्पेस होगी, ठीक है, एक डार्क स्पेस की तरह में क्या नजर आएगा। विट्रो रेटिनल इंटरफेस हमारे पास वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक कंट्रास्ट होगा एक नॉन रिफ्लेक्टिव विट्रस में और हमारे पास एक बैक स्कैटरिंग रेटिना में, ठीक है। अब रेटिनल लेयर्स हमारे पास किस तरह नजर आएंगी, तो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ रेटिना जो है वो आपके पास हाईली रिफ्लेक्टिव रेटिनल नर्व फाइबर लेयर से बनी होगी, ठीक है, और एक रेड लेयर जो है आपके पास नजर आएगी ब्राइट बैक स्कैटरिंग की वजह से। पोस्टीरियर बाउंड्री जो है रेटिना की वो आपके पास रेड लेयर जो है नजर आएगी, ठीक है, और आपके पास हाईली रिफ्लेक्टिव रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की वजह से और कोरियो कैपिलरीज की वजह से आपके पास रेड नजर आएगी। आउटर सेगमेंट जो है आपके पास रेटिनल फोटो रिसेप्टर्स के वो चूंकि मिनिमल लाइट को क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए आपके पास डार्क लेयर क्या नजर आएगी जस्ट एंटीरियर टू RPE कोरियो कैपिलरीज कम्प्लेक्स, यानी आपके पास कोरियो कैपिलरी कम्प्लेक्स से थोड़ा सा हमारे पास एंटीरियर प्लेस होगी।
इस जगह आपके पास एक डार्क एरिया आपको नजर आने वाला है। फिर हमारे पास डिफरेंट इंटरमीडिएट लेयर्स हैं आपके पास न्यूरोसेंसरी रेटिना की, ठीक है, आपके पास डार्क लेयर ऑफ फोटो रिसेप्टर्स और आपके पास रेड लेयर ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर के बीच में आपके पास क्या ये डार्क लेयर्स क्या नजर आएंगी, ठीक है। अल्टरनेटिंग लेयर्स होंगी, ठीक है, मॉडरेट से लेके आपके पास लो रिफ्लेक्टिविटी इनके अंदर होगी, ठीक है। अब हमारे पास मैकुलर स्कैन है, तो हमारे पास ओसीटी स्कैन प्रोटोकॉल जो मैकुला में होंगे, हमारे पास पहला तो लाइन स्कैन है, ठीक है, ये आपके पास जो है मल्टीपल लाइन स्कैन्स आपके पास प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आपके पास मेन विंडो की तरफ के रिटर्न करने से पहले, ठीक है। डिफॉल्ट एंगल हमारे पास 0 होता है और लेंथ ऑफ स्कैन जो है आपके पास 5 mm की होगी। ये स्कैन की लेंथ और हमारे पास इसके एंगल को क्या चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम मल्टीपल पैरामीटर्स में जो है अपने स्कैन्स जो है अटेन कर सकें। रेडियल लाइन है तो हमारे पास क्या 6 से 24 इक्वली स्पेस्ड लाइन स्कैन्स होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास सेंट्रल कॉमन एक्सिस से पास हो रहे होंगे। इन लाइन स्कैन्स की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास क्या चेंज की जा सकती है, ठीक है, और उसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है एमिंग सर्कल के साइज को हमने एडजस्ट करना होता है। ये रेडियल लाइंस आपके पास क्या है मैकुलर स्कैन्स के लिए क्या काफ़ी यूजफुल है और आपके पास रेटिनल थिकनेस और वॉल्यूम का एनालिसिस आपके पास प्रोवाइड करेंगे। मैकुलर थिकनेस मैप भी हमारे पास क्या रेडियल लाइंस की तरह ही होगा, ठीक है। फ़र्क ये होगा कि आपके पास एमिंग सर्कल का जो है फिक्स डायमीटर होगा, ठीक है, 6 मिलीमीटर का। इससे आप जो है मैकुलर थिकनेस को क्या है फाइंड कर सकते हैं। फास्ट मैकुलर थिकनेस मैप में हमारे पास क्या 1.92 सेकंड्स में क्या 6 स्कैन्स क्या है 6 मिलीमीटर लेंथ के क्या अचीव होते हैं, ठीक है। जब दोनों आइज़ के लिए क्या अचीव हो जाए तो ये आपके पास कंपैरेटिव रेटिनल थिकनेस या वॉल्यूम एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। रास्टर लाइंस हमारे पास क्या है एक सीरीज ऑफ लाइंस होती है, ठीक है, जो कि आपके पास पैरेलल इक्वली स्पेस्ड और आपके पास 6 to 24 होती हैं, ठीक है, नंबर में। ये मल्टीपल लाइन स्कैन्स जो है आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन में होती हैं, ठीक है, जहाँ से आपके पास इनको एडजस्ट करके जो पैथोलॉजी वाला एरिया उसको हम इसके जरिए क्या इंटायरली कवर कर सकते हैं। ये आपके पास कोराइडल न्यूवस्कुलर मेम्ब्रेन में क्या काफ़ी यूजफुल होती है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास स्कैन जो है मल्टीपल लेवल पे अचीव किया जाता है। रिपीट से हम जो है प्रीवियसली सेव प्रोटोकॉल्स जो है हम दोबारा क्या है उनके स्कैन साइज को, एंगल को, प्लेसमेंट ऑफ फिक्सेशन, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और हमारे पास लैंडमार्क्स को दोबारा ऑब्टेन भी कर सकते हैं। मैकुलर स्कैन हमारे पास क्या 6 लीनियर स्कैन से क्या बना होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक स्पोक पैटर्न कॉन्फ़िगरेशन होती है जिनकी स्पेसिंग आपके पास 30 डिग्री अपार्ट होगी। कलर कोडेड मैकुलर थिकनेस मैप में आपके पास ब्लू कलर जो है वो थिनर रेटिना को रिप्रेजेंट करेगा और येलो ग्रीन जो है आपके पास थिकर रेटिना को रिप्रेजेंट करेंगे। फोविया आपके पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक डिप्रेशन आपके पास क्या शो करेगा इनर रेटिनल बॉर्डर के पास, ठीक है। फोविया को आइडेंटिफाई आपके पास एक स्पेशल डिप्रेशन के जरिए किया जाएगा जो कि आपके पास इनर रेटिनल बॉर्डर सेकेंडरी टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज एंटीरियर टू हेनले लेयर, यानी आपके पास हेनले लेयर से थोड़ा सा आगे आपके पास लेटरली डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है, वहाँ पे आपके पास एक डिप्रेशन होगा जो कि आपके पास फोविया होगा। ऑप्टिक डिस्क स्कैन आपके पास एक 4 मिलीमीटर लेंथ का स्कैन होगा जो कि 30 डिग्री इंटरवल्स पे हमारे पास क्या है ऑप्टिक डिस्क से बिल्कुल सेंट्रली क्या है आपके पास प्लेस होगा, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये होंगे कि हमारे पास जो कोरियो कैपिलरीज हैं, ठीक है, वो आपके पास टर्मिनेट कर रही होती हैं लेमिना क्राइब्रोसा पे, ठीक है, वो आपके पास डिस्क बाउंड्रीज जो है डिफाइन करेंगी। इन पॉइंट्स की एक्सट्रापोलेशन आपके पास रेटिनल सरफेस से आपके पास एक लाइन सेगमेंट को डिफाइन करेंगी जो कि आपके पास ऑप्टिक डिस्क डायमीटर की मेजरमेंट प्रोवाइड करेंगी। ऑप्टिक कप को डिटरमाइन के लिए हमारे पास वो पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं जहाँ आपके पास नर्व फाइबर लेयर जो है टर्मिनेट कर रही हो। ये ओसीटी आपके पास क्या ऑप्टिक कप का साइज को आपके पास डिस्क एरिया कप टू डिस्क रेशो फाइंड करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कप, आपके पास थिकनेस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, ठीक है, आपके पास इसके अलावा सीरियल मेजरमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये सारे आपके पास जो है करने के लिए यूज़ होता है जो कि आपके पास ग्लाकोमा चेंजेस को क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। रेटिनल नर्व फाइबर लेयर असेसमेंट विद ओसीटी, तो हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर जो है हाईली रिफ्लेक्टिव होती है और इसकी थिकनेस हमारे पास क्या मैकुला से ऑप्टिक डिस्क मार्जिन की तरफ क्या इसकी थिकनेस जो है हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है। ओसीटी की जो 3rd जनरेशन है आपके पास, ठीक है, उसमें हमारे पास रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस की मेजरमेंट के लिए काफ़ी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, जिस तरह आपके पास क्या रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस सर्कल स्कैन, ठीक है, फास्ट सर्कल स्कैन, आपके पास कॉन्सेंट्रिक 3 रिंग प्रोटोकॉल है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर मैप है और हमारे पास प्रोपोर्शनल सर्कल्स, ये सारे पैरामीटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। एक सर्कुलर स्कैन आपके पास ऑप्टिक नर्व हेड के ऊपर क्या 1.34 mm रेडियस का जो है आपके पास क्या रेटिनल नर्व फाइबर लेयर मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एज एडजस्टेड रेटिनल नर्व फाइबर लेयर थिकनेस एवरेज एनालिसिस प्रोटोकॉल भी हम इसके जरिए क्या फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस अब हमारे पास क्या कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है, पोस्टीरियर ओसीटी स्कैन की, तो हमारे पास ये मैकुलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है, इसी तरह ग्लाकोमा में यूज़ होता है और कुछ हमारे पास इसके एडिशनल फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम मैकुलर डिसऑर्डर्स में देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से जो है आपके पास डिसऑर्डर्स और आपके पास डिजीज़ को सेपरेट करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला उसमें हमारे पास मैकुलर होल है, ठीक है, मैकुलर होल की कन्फर्मेशन आपके पास प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और आपके पास लेमिलर होल और आपके पास फोवियल पिसिडोसिस से इसे क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपके पास ये भी पता करके देगा कि आपके पास ये जो डिजीज़ है इसका टाइम आपके पास कितना हो चुका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, और आपके पास सर्जिकल जो है प्रोसीजर जो इसमें परफॉर्म हो सकते हैं उसके बारे भी हमारे पास गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। अब सेकंड पे हमारे पास मैकुलर एडिमा है, तो इसमें हमारे पास जो सिटी स्कैन में जो है हमारे पास डिक्रीज रिफ्लेक्टिविटी और हमारे पास रेटिनल थिकनिंग जो है नजर आएगी, ठीक है, इंट्रारेटिनल एरियाज पे, ठीक है, यहाँ से हम क्या इसकी कन्फर्मेशन ले सकते हैं।
हमारे पास राउंड ऑप्टिकली क्लियर रीजन जो हैं आपके पास न्यूरोसेंसरी रेटिना में, ये यूजुअली जो है आपके पास सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा में देखे जा सकते हैं। रेटिनल थिकनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो दो रिफ्लेक्टिव रेड लेयर्स होती है, ठीक है, हाईली रिफ्लेक्टिव रेड लेयर्स, उनके जो यानी आपके पास नर्व फाइबर लेयर और आपके पास जो आरपीई और कोरियो कैपिलरीज लेयर है, इनकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से जो है हम थिकनेस को मेजर कर रहे होते हैं और ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, अगर कोई सेकेंडरी डिजीज हो जिस तरह के डायबिटीज़ हो गया, वस्कुलर ऑक्लूजन हो गई, यूवीआइटिस हो गया या पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, तो इन सारी कंडीशंस में हमारे पास क्या है ओसीटी स्कैन के काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थर्ड पे हमारे पास ARMD ओसीटी है, यानी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास एक डिजीज़ है। ठीक है, स्पेशली ओल्ड एज पर्सन्स में हमारे पास, तो ओसीटी के स्कैन में हमारे पास कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नजर आएंगे नॉन एक्सुडेटिव ARMD जिन पेशेंट्स को होगा। ठीक है, सब रेटिनल फ्लूइड, इंट्रा रेटिनल थिकनिंग और हमारे पास जो है कोराइडल न्यूवस्कुलराइजेशन भी जो है हमारे पास एक्सुडेटिव ARMD में देखी जा सकती है। ये उन केसेस के लिए भी हमारे पास यूजफुल है जहाँ पे आपके पास क्या है कोराइडल न्यूवस्कुलराइजेशन के ऑब्सक्योर हो चुकी हो। ठीक है, फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी पे आपके पास जो है थिन लेयर ऑफ फ्लूइड या हेमरेज आपके पास जस्ट क्या विजिबल हो। ठीक है, तो उस केसेस में भी हमारे पास ओसीटी स्कैन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या सेंट्रल सेरेस कोरियो रेटिनोपैथी है। ठीक है, यानी आपके पास क्या है जो डिटैचमेंट ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना है, ये आपके पास उस वक्त होगी जब आपके पास क्या है डिक्रीज्ड रिफ्लेक्टिविटी हमें नजर आए। ठीक है, यानी ब्लैक एरिया जो है आपके पास टू रिफ्लेक्टिव लेयर्स के बीच में नजर आ रहे हो। ठीक है, यानी न्यूरोसेंसिटी रेटिना और हमारे पास आरपी कोरियो कैपिलरीज के बीच में अगर आपके पास एक ब्लैक एरिया नजर आ रहा है तो वो हमारे पास सेंट्रल सेरेस कोरियो रेटिनोपैथी की क्या कन्फर्मेशन देगा। इनके स्कैन्स में आप लोगों को क्या है प्रैक्टिकली क्या है आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वो आपके पास ज़्यादा ईजी भी होगा उन्हें अंडरस्टैंड करना। ठीक है, यहाँ पे उनकी जो है सही समझ आप लोगों को नहीं लगेगी। जस्ट ज्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या आप लोगों को ये डार्क ब्लैक और ये जो ब्राइट है, ठीक है, इन टर्म्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। इस ब्लैक एरिया के साथ साथ जो है आपके पास एसोसिएटेड पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट भी नजर आ सकती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमारे पास एपीरेटिनल मेम्ब्रेन है, यानी आपके पास रेटिना के ऊपर क्या है एक मेम्ब्रेन आ गई हो। ठीक है, ये आपके पास एक हाईली रिफ्लेक्टिव, ठीक है, एक डायफेनस मेम्ब्रेन के आपके पास रेटिना की सरफेस के ऊपर क्या हमें शो कराएगा। ठीक है, ओसीटी के जरिए जो है हम इस मेम्ब्रेन की थिकनेस, इसके सिस्टिक चेंजेस और हमारे पास रेटिनल सरफेस के साथ ये कितनी एडहेयर है, ठीक है, कितनी इसके साथ क्या लगी हुई है, वो हम इसके जरिए फाइंड कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे आपके पास सोलर रेटिनोपैथी है। ठीक है, तो एक आउटर रेटिनल होल जो है इसमें क्या करेक्टराइज आपको फीचर नजर आएगा। ठीक है, यूजुअली आपके पास जो सन इक्लिप्स है, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास हो रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास ओसीटी है ग्लाकोमा में, ग्लाकोमा के डायग्नोसिस के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्टिक जिस्ट स्कैन जो है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ग्लाकोमेटिस चेंज को नोट करने के लिए। इसके अलावा आपके पास क्या रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की एवेल्यूएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके ग्लाकोमा डिटेक्शन जो है अर्ली स्टेजेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ओसीटी जो है मैकुलर चेंजेस जो कि हमारे पास हाइपोटोनी इंड्यूस्ड मैकुलोपैथी जो कि आपके पास ग्लाकोमा के बाद हो सकती है। ठीक है, ऐसी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए भी, इनको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कैटरेक्ट एंड ग्लाकोमा की सर्जरी के बाद आपके पास क्या सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा की एवेल्यूएशन के लिए भी क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है ओसीटी की स्टडी। कैटरेक्ट एंड ग्लाकोमा की कंबाइंड सर्जरी के बाद हमारे पास जो सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा है उसकी एवेल्यूएशन के लिए भी हमारे पास ओसीटी स्कैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड हमारे पास इनहेंस डेप्थ ओसीटी है। ठीक है, ये आपके पास कोराइड की विजुअलाइजेशन के लिए होता है, ये हमारे पास एक न्यू मॉडलिटी है। ठीक है, इससे आपके पास क्या रेटिनल टिश्यू की डीप पेनिट्रेशन क्या है अटेन हो सकती है, साथ में आपके पास कोराइड भी इसके साथ हमारे पास विजिबल होगा। कोराइड की थिकनेस हमारे पास क्या वेरियस डिसऑर्डर्स हमारे पास क्या है हमें क्या डिनोट करके दे रही होती है। ठीक है, हमारे पास उसमें काफ़ी साइंस हमारे लिए छुपे होते हैं। अब कोराइडल इमेजिंग की टेक्निक हमारे पास क्या है, उसमें हमने क्या है नॉर्मल ओसीटी के मुकाबले में क्या थोड़ी सी जो है हाई क्वालिटी आई ट्रैकिंग एबिलिटी क्या है हमारे पास होनी चाहिए ओसीटी के अंदर। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ हमने लाइट की यूज़ करनी है और हमारे पास लो सिग्नल टू नॉइज रेशो होना चाहिए, जिससे आपके पास क्या है बेहतरीन इमेज एवरेजिंग कैपेबिलिटी जो है अटेन होगी। करंटली हमारे पास हाइडेलबर्ग स्पेक्ट्रालिस ओसीटी है। ठीक है, हमारे पास हाइडेलबर्ग जर्मनी के है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास सिरस HD ओसीटी, ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल है, जिनके जरिए जो है आप एड ओसीटी यानी आपके पास इनहेंस डेप्थ ओसीटी जो है हम अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी रेटिनल और यूवीएल पैथोलॉजीज़ के लिए हमारे पास क्या है एड ओसीटी क्या यूज़ की जाती है। यहाँ पे इसके यूजेस भी दिए हुए हैं कि हमारे पास कोराइड की अगर कोई डिजीजेज हों जिस तरह के क्या है सेंट्रल सेरेस कोरियो रेटिनोपैथी हो गया। ठीक है, PCV हमारे पास पोलिपॉइडल कोराइडल वेस्कुलोपैथी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास VKH सिंड्रोम, इन सारों के अंदर आपके पास कोराइडल थिकनेस हमारे पास इंक्रीज हुई होती है। ठीक है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए हमारे पास एड ओसीटी जो है काफ़ी यूजफुल है। ऐसी डिजीजेज जिसमें आपके पास क्या कोराइड की एट्रोफी हो। ठीक है, जिस तरह के मैकुलर होल हो गया, ARMD एज रिलेटेड कोराइडल एट्रोफी और हमारे पास इनहेरिटेड रेटिनल डिस्ट्रोफीज, तो इन सारों में आपके पास कोराइड की थिकनेस हमारे पास रिड्यूस हुई होती है। यहाँ पे इंक्रीज हुई भी थी, यहाँ पे डिक्रीज हुई थी, तो इनसे भी हमारे पास जो डिजीज है उनको हमारे पास फर्दर क्या एवेल्युएट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। इस कोराइडल थिकनेस मेजरमेंट से जो है हम ARMD को जो है आपके पास PCV और CSCR से क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में जब मैं इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस से ही जो है आपके पास प्रैक्टिशनर को समझ पड़ती है कि ये आया आपके पास ARMD है या आपके पास PCV है या आपके पास CSCR है।
डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में भी हमारे पास इसका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कोराइडल थिकनेस का, ठीक है। जिस तरह के पीडीटी हो गया, लेजर्स या आपके पास एंटीवी जेफ एजेंट्स अगर हमने क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए हैं तो उसमें भी हमारे पास कोराइडल थिकनेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ट्यूमर जिनका साइज भी स्मॉल हो और हमारे पास काफ़ी पोस्टीरियरली लोकेटेड हो और आपके पास अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए भी क्या है हमारे पास डिटेक्ट ना हो पा रहे हो, तो वो भी हमारे पास एट ओसीटी यानी इन्हांस्ड डेप्थ ओसीटी के जरिए जो है हमारे पास विजिबल हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो अब हमारे पास स्वेप्ट सोर्स ओसीटी है, ठीक है। हमारे पास टॉपकॉन जापान की 3rd जनरेशन की ओसीटी है, ठीक है। काफ़ी लेटेस्ट हमारे पास रेटिनल और कोराइडल इमेजिंग के लिए क्या ये यूज़ की जा रही है। हमारे पास जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से लाइट रे स्कैटर्ड हो रही होती है, ठीक है, और हमारे पास डीप लेयर स्ट्रक्चर जो है विजुअलाइज नहीं हो पा रहे होते, तो इसमें हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 840 नैनोमीटर की क्या वेवलेंथ इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। 1050 की भी यूज़ की जाती है और इसमें हमारे पास सीसीडी कैमरास की बजाय जो है फोटो डिटेक्टर्स होते हैं जो कि आपके पास 1 माइक्रोमीटर तक की बेहतरीन रेजोल्यूशन जो है अटेन करके देंगे। स्कैन स्पीड भी इसके अंदर हमारे पास जो है 1 लाख ए स्कैन हमारे पास हैं, ठीक है, जो कि पिछले हमारे पास जो टिपिकल थी उसमें हमारे पास 50,000 स्कैन्स थे। तो इससे हमारे पास क्या मोर एक्यूरेट जो है 3D इमेजिंग जो है हमारे पास विट्रस की पॉसिबल है और बेहतरीन स्कैन्स हमारे पास ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑप्टिक नर्व और मैकुला भी हमारे पास जो है उस स्कैन में हमारे पास इजीली क्या विजुअलाइज की जा सकती है। विट्रस रेटिना कोराइड हमारे पास क्या इनकी हाई क्वालिटी इमेजेस जो है हमारे पास क्या अटेन की जा सकती हैं। कोराइडल लेयर्स को भी हमारे पास डिफरेंशिएट करना इसकी मदद से हमारे पास काफ़ी ईजी है। ऐसे पेशेंट जिनमें हमारे पास कैटरेक्ट की वजह से लेंस ओपेसिटीज़ हों, ठीक है, तो उनमें भी हमारे पास क्या फंडस को व्यू करना काफ़ी ईजी है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ठीक है, डायबिटिक मैकुलोपैथी, सेंट्रल सेरेस कोरियोरेटिनोपैथी और जितनी भी हमारे पास इस तरह की डिजीज़ हैं उसमें भी हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। 12/9 mm के स्कैन्स हमारे पास क्या 256 बी स्कैन्स हमारे पास प्रोवाइड करके देंगे, जो कि हमारे पास 512 ए स्कैन्स क्या है एट अ टाइम हमारे पास 1.3 सेकंड्स के अंदर के प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास डिफरेंट लॉगरिथमिक स्केल्स होते हैं, ठीक है, या विंडो स्केल हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास विट्रस स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए यूज होंगे। कुछ और हमारे पास जो रेयर डिजीजेज हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्मल ओसीटी में हमारे पास विजिबल नहीं है, वो भी हमारे पास स्वेप्ट सोर्स ओसीटी की मदद से हमारे पास पॉसिबल है। इस एसएस ओसीटी में हमारे पास क्या एक ट्यूनेबल लेजर होती है, ठीक है, और हमारे पास एक डुअल बैलेंस फोटो डिटेक्टर होता है, ठीक है, हमारे पास जो कि हमारे पास एक हाई स्पीड लाइन स्कैन कैमरा के साथ क्या कनेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास हाई इमेजिंग स्पीड जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी भी जो है प्रोवाइड करता है। इन्हीं सारे एडवांटेजेस की वजह से हमारे पास के कन्वेंशनल ओसीटी के मुकाबले में हमारे पास स्वेप्ट सोर्स ओसीटी जो है ये जरा सी हमारे पास मॉडर्न है। अब हमारे पास ईएन फेस ओसीटी है, तो ये हमारे पास क्या फर्दर क्या एडवांस है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास क्या सी स्कैन इमेजेस जो है हमारे पास रिकंस्ट्रक्ट की जा रही होती है, ठीक है, कॉर्नियल प्लेन के ऊपर। तो इससे हमारे पास क्या लीजन की लोकेशन हमारे पास क्या फाइंड करना क्या रेटिनल लेयर्स में ईजी हो जाता है और हमारे पास एक्सियल लोकेशन जो है क्रॉस सेक्शंस की हमारे पास क्या ईजिली जो है हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फंडस पे जो हमने क्या है हमारे क्या रिक्वायर्ड हो हमारे पास जो एरिया। 1997 में हमारे पास पोडोलिनो ने जो है इसे फर्स्ट सजेस्ट किया था, ठीक है, कि हमारे पास इन फेस इमेजेस जो है इस ओसीटी के जरिए जो है प्रोड्यूस की जाए। ये हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट ग्लाकोमा और इन्फेक्शियस डिजीजेस और कुछ रेटिना के केसेस में हमारे पास ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास इसमें क्या ओसीटी एंजियोग्राफी है, ठीक है, ऑक्टा। तो ये हमारे पास एक नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टेक्निक है जो कि हमारे पास रेटिना के वेस्कुलेचर को, ठीक है, कोरियो कैपिलरीज और हमारे पास कोराइड को क्या विजुअलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, और इसमें हमारे पास किसी किस्म के इंट्रावेनस इंजेक्शंस के हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होते, ठीक है, जिस तरह हमारे पास फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसमें हमारे पास ये भी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल पे बेस करोगे, हमारे पास फेज बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, जिसे फेज वेरिएंस ओसीटी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास इसमें एम्पलीट्यूड बेस्ड सिस्टम है जिसमें हमारे पास स्प्लिट स्पेक्ट्रम डिकोरिलेशन एंजियोग्राफी है, ठीक है। इसका एडवांटेज हमारे पास इसके एल्गोरिथम में होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास क्या डेटा को सही तरीके से क्या कैलकुलेट करके दे रहा होता है। कमर्शियली अवेलेबल इसमें हमारे पास जीस एंजियोप्लेक्स है, ठीक है, टॉपकॉन का डीआरआई ओसीटी है, ठीक है, और हाइडेलबर्ग एक्सपेक्ट्रेलिस ओसीटी 2 है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये हमारे पास फुल वेस्कुलर नेटवर्क आपके पास क्या रेटिना का जो है प्रोवाइड करके दे रहा होता है, ठीक है, इमेजेस के अंदर। इसके अंदर हमारे पास मूविंग इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास आईवी डाइज जो है हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होते। 3D इमेज हमारे पास क्या है ये जनरेट करके देगा 6 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड है। इन फेस इमेज भी आपके पास क्या है ओसीटी की क्या ये प्रोवाइड करके देगा, ठीक है, जिससे आपके पास सेगमेंट और आपके पास इनर रेटिना, आउटर रेटिना, कोरियो कैपिलरीज और हमारे पास जो स्पेसिफिक एरिया हो इंटरेस्ट का हमारे पास उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे हम इस बात का क्या गेस्चर भी ले सकते हैं कि हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी में कितना हमारे पास वेस्कुलर स्ट्रक्चर अभी तक डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो ये उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास शो करके देगा। अब लास्ट में हमारे पास क्या कंपैरिजन है हमारे पास कन्वेंशनल ओसीटी और हमारे पास आजकल की जो ओसीटी एसएलओ है, यानी आपके पास जो स्कैनिंग लेजर ऑप्थेल्मोस्कोपी के प्रिंसिपल जो इसके साथ कंबाइन है, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है। तो हमारे पास कन्वेंशनल ओसीटी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे पास एग्जैक्ट पैथोलॉजी की जो हमारे पास लोकेशन है वो हमारे पास सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। लेकिन हमारे पास जो ओसीटी एसएलओ है ये हमारे पास ओटीआई टेक्नोलॉजीज कनाडा की है, ठीक है, जिसमें आपके पास एसएलओ और ओसीटी के प्रिंसिपल्स को कंबाइन किया हुआ है और आपके पास जो है कोरोनल इमेजेस जो है प्रोवाइड करती है और वेरियस डेप्स में आपको क्या प्रोवाइड करेगी।
तो इस कॉम्बो से जो है आपके पास जो है बेटर रेजोल्यूशन और आपके पास जो पैथोलॉजी की लोकलाइजेशन है वो हमारे पास काफ़ी ईजी हो गई है, ठीक है, उसे फाइंड करना। और CTSLO की हमारे पास क्या लॉन्गिट्यूडनल रेजोल्यूशन जो है वो 8 माइक्रॉन की होगी और इसकी ट्रांसवर्स रेजोल्यूशन जो है आपके पास 20 माइक्रॉन तक की होगी और इसकी जो मैक्सिमम स्कैनिंग फील्ड साइज है वो आपके पास 25 डिग्री है। स्कैनिंग डेप्थ इसकी हमारे पास 0.5 से 6 मिलीमीटर तक की है हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल स्कैनिंग के लिए होगी। ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व हेड और रेटिनल नर्व फाइबर लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये आपके पास एक कॉनफोकल SLO एंड OCT इमेजेस प्रोड्यूस करेगा और फिर आपके पास क्रॉस सेक्शनल B स्कैन और कोरोनल C स्कैन सेक्शंस इसके प्रोवाइड करेगा। पिक्सल टू पिक्सल आपके पास कोरिलेशन के 2 इमेजेस का शो करेगा जिसकी वजह से आपके पास एक 3D कैरेक्टरिस्टिक जो है पैथोलॉजी की हमें क्या ऑब्टेन होगी और हमारे पास क्या एक एक्यूरेट लोकेशन जो है आपके पास लेजन की क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस अब हमारे पास क्या है लिमिटेशन है OCT की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्यूपिलरी डायमीटर एटलीस्ट 4 मिलीमीटर होना चाहिए ताकि हम हाई क्वालिटी इमेजेस जो है अटेन कर सकें, जो कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे पेशेंट्स जिनके मीडिया हमारे पास क्लियर ना हो, ठीक है, कॉर्नियल एडिमा की वजह से, कैटरेक्स की वजह से, विट्रस हेमरेज या आपके पास स्टेरॉयड हेलोसिस की वजह से जब मीडिया क्लियर नहीं होगा तो आपके पास रेटिनल इमेजेस अटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। हाई एस्टिग्मेटिज्म डिसेंटर्ड IOL से भी हमारे पास जो है OCT स्कैन की क्वालिटी जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब आएगी और ये हमारे पास क्या लिमिटेड ट्रांसवर्स सैम्पलिंग जो है शो करता है, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। गाइस आजकल हमारे पास एंटीरियर सेगमेंट इमेजिंग एंड बायोमेट्री भी जो है OCT के जरिए क्या पॉसिबल है। तो कार्ल जीस मेडिटेक USA की ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें एंटीरियर सेगमेंट इमेजिंग जो है हमारे पास उसको एवेल्युएट भी किया जाता है और हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इमेजेस भी जो है एक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए हमारे पास एक एनालिसिस मोड होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हमारे पास इसके मेजरमेंट और इसकी प्लानिंग के लिए क्या यूज़ किए जाते हैं, जो कि फिर आपके पास ओकुलर स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, जितने भी हैं, एंटीरियर चैम्बर डेप्थ हो गया, एंटीरियर चैम्बर एंगल और एंटीरियर चैम्बर डायमीटर, ठीक है, ये एंगल टू एंगल डिस्टेंस भी आपको क्या शो करके देंगे। क्विक एंड रिलायबल डेटा होता है, ठीक है, आपके पास नैरो एंगल एवोल्यूशन के लिए। एंटीरियर सेगमेंट इमेजेस को क्या इंस्टेंटली क्या प्रिंट भी किया जा सकता है, ठीक है, और कोई मेजरमेंट टूल्स इसके क्या रिजल्ट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगी। सेकंड इन OCTs का फंक्शन हमारे पास क्या वो ये है कि कॉर्नियल इमेजिंग और पैकीमेट्री हमारे पास इनके जरिए जो है पॉसिबल है। हाई रेजोल्यूशन कॉर्नियल इमेजेस आपके पास क्या प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रैक्टिशनर जो है एक जो है एनालिसिस अपना क्या कर सके। रिजल्ट्स बहुत ही फास्ट इसके अचीव हो जाते हैं और काफ़ी हमारे पास एक्यूरेट हैं और रिपीटेबल भी हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या पैकीमेट्री मैप रिजल्ट क्या शो करता है जिससे हम क्या रिफ्रैक्टिव एंड ग्लाकोमा केयर जो है हम अर्ली स्टेजेस में क्या कर सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास न्यू लेजिक इन्फॉर्मेशन है, यानी आपके पास फुल थिकनेस पैकीमेट्री मैप जो है आपके पास लेज़र सर्जरी से पहले ही प्रोवाइड करके देगा। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है, ठीक है, जो कि आपके पास मेजर भी कर रही होती है और हमारे पास वो जो है कॉर्नियल फ्लैप थिकनेस और रेजिडुअल स्ट्रोमल थिकनेस इमीडिएटली जो है हमारे पास क्या सर्जरी के बाद हमें क्या शो कर रही होती है कि आया कितना इसमें हमारे पास नॉर्मल से डेविएट हुआ है। फ्लैप की थिकनेस और हमारे पास क्या रेजिडुअल स्ट्रोमल थिकनेस क्या है किसी भी लोकेशन पे क्या हमें शो कर सकता है, ठीक है, कलर कोडेड प्लॉट में हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास टेबुलर रिजल्ट्स भी क्या शो करेगा। और OCT हमारे पास चूंकि एक नॉन कॉन्टैक्ट सिस्टम है तो इसकी हमारे पास स्टेबिलिटी और सेफ्टी भी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, और लेजिक फ्लैप्स भी हमारे पास इसके जरिए जो है इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, आफ्टर सर्जरी कोई डैमेज का खतरा नहीं होगा। IOL इम्प्लांट्स और हमारे पास क्या IOL को विजुलाइज करने के लिए भी हमारे पास क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, कि आपके पास ऑप्टोमीटर में हमारे पास इसकी एक स्पेशल सेटिंग होती है, ठीक है, और साथ में क्या अगर अकोमोडेशन पेशेंट कर रहा है तो ठीक है उसके हिसाब से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स को भी हमारे पास क्या प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है, पेशेंट के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को OCT का टॉपिक जो है वो फुली समझ आ गया होगा।